आपके लिए शिक्षा क्या है? क्योंकि शिक्षा जो है आपको हर चीज को देखने का जो नजरिया होता है ना उसको बदल के रख देता है। तो ये जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा ही हमको फर्क करने का दिया है ताकत। अगर ये शिक्षा नहीं होता तो हम बेवकूफ की तरह बस उनका बात मान रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या है, एक गरीब कभी नास्तिक नहीं हो सकता है? हम 10,000 का फोन चला रहे हैं, चाहे 5,000 का फोन चला रहे हैं, तो हम गरीब हैं। गरीब कौन होता है? जो सुबह से शाम तक लेके आप देखेंगे मजदूरी कर रहा हो। जिस दिन वो नास्तिक हो जाएंगे ये उम्मीद टूट जाएगा ना। तो गाँव का जो बच्चा है उसका रिलीजन का अप्रोच अलग रहेगा, और जो शहर का जो बच्चा है उसका रिलीजन का अप्रोच अलग रहेगा, क्योंकि वो गांव वाला मस्जिद में उसको पढ़ाए हैं। सबसे बुरी चीज जो मुझे लगती है वो लगती है अनपढ़ लोगों का इसके ऊपर कमेंट। क्या सनातनी होना और असली इंडियन होना आज के टाइम में अलग हो गया है? जो पहले का जमाना में सरकार को बोलते हैं, मान लीजिए स्टेट बोलते, चलिए गवर्नमेंट हो गया, ठीक ना। तो गवर्नमेंट और धर्म तो सुनने में ही अलग लग रहा है। हम पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है कि राइट का पॉलिटिक्स मतलब कि जो भी हो, वो किसी भी धर्म का आता हो, किसी भी जात का आता हो, अगर वो धर्म का राजनीति कर रहा है तो वो राइट का पॉलिटिक्स हो गया। तो उसी हिसाब से ओवैसी जो है वो राइट की पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि वो भी धर्म की पॉलिटिक्स कर रहा है। को बड़े अच्छे नेता हैं उस पार्टी के जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, रितेश पांडे जी ने। तो बड़ा अच्छा स्लोगन है कि बेटे को उम्र दो पर बाइक नहीं, बेटी को शिक्षा दो पर मोबाइल नहीं। पर आप अगर बिहार के लोगों के हिसाब से देखेंगे ना तो बिहार के लोग बहुत गरीब हैं। जैसे कि साहित्य की बात करी जाए, अगर हम जर्नलिज्म की बात करें, ये जो होती है ये डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा हिस्सा निभाती हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए सिंगर्स में अगर बात किया जाए तो हम भरत शर्मा साहब को सुनते थे, नए में पवन सिंह बहुत बढ़िया है। बिहार का यूथ एमलेस है, तो आप इस पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे? और बिहार के लोग को जानबूझ के गरीब रखा जाता है। आपके घर में भी जो साफ सफाई करने आता है, अगर वो भी आईएएस ऑफिसर बन जाएगी तो साफ करने आएगी। तो बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़, ये सब जो एरिया है ना, बहुत चातम सातिरपना से जानबूझ के गरीब रखा जाता है, जानबूझ के धर्म का नशा दिया जाता है लोग कि तुम लोग धार्मिक रहो, नहीं तो फिर हम लोग का यहाँ मजदूरी कौन करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। सुपर हीरोज के पास पावर होती है कि वो समाज को बदलने का और समाज को एक आईना दिखाते हैं, जिस आईने में हम अपने आप को देख सकते हैं और अपने अंदर के मैल को निकाल सकते हैं। कुछ लोग समाज के अंदर कंटेंट क्रिएटर के नाम पर इस चीज़ को अपनाते हैं और बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। आज पहली बार द बिहार विजन, क्योंकि इसके 2000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, इस चीज़ को चेंज कर रहा है कि हम पहली बार कोई फिल्मी पॉडकास्ट नहीं ले रहे हैं, हम एक पॉडकास्ट ले रहे हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे समाज के दर्पण को। बताना चाहेंगे कि अक्सर बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन बिहार के युवाओं में शिक्षा का अक्सर अभाव देखा गया है। पॉलिटिकल पार्टीज हो या किसी प्रकार का कॉन्स्पिरेसी, हर जगह पर बिहार फेमस है सिर्फ और सिर्फ अपने बुरे रवैये से। ऐसा नहीं है कि बिहार में शिक्षरता दर या साक्षरता दर कम है, नहीं, लेकिन बिहार में कमी है तो किस चीज़ की? अवेयरनेस की। उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए, उस अवेयरनेस के मैसेज को आप सबके बीच में, आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जो कि आपको बताएंगे किस तरह से इस देश में देशभक्ति, पॉलिटिकल पार्टीज और युवाओं को आपस में जोड़ा गया। इन सब के चेहरों पे जो धुंध जमी है या इन सब के चश्मों में जो धुंध जमी है, उस धुंध को साफ करने के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगा एक बहुत ही अमेजिंग के कंटेंट क्रिएटर का, जो कि अवेयरनेस फैलाते हैं, पेशे से एजुकेटर हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी चटपटी रील बनाते हैं। उनकी रील्स में क्या होता है कि वो मोनोपोली को कभी दर्शाते हैं तो कभी दिखाते हैं कास्टिज्म को और रिलीजन को। मैं स्वागत करना चाहूँगा बहुत ही टैलेंटेड, जो कि बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट शहबाज आलम जी का। नमस्कार शहबाज जी। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। जो चंद लाइनें मैंने बोली कि अभाव दिख रहा है और आपको इनवाइट करने का, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिहार से, झारखंड से इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाल कर आए। तो बताइए, आपके लिए शिक्षा क्या है, अगर मैं पहला सवाल यही पूछूं तो? देखिए मेरे लिए शिक्षा, अगर कुछ भी होता है कि लाइफ एक इंसान के जीवन में, तो शिक्षा को सबसे ऊपर हम रखते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है आपको हर चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है ना, उसको बदल के रख के देता है। तो मेरे लिए शिक्षा सबसे ऊपर होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन में बताया कि आप एक एजुकेटर हैं, ठीक है, आप एजुकेशन बताते हैं। मैं आपकी 1 by 1 हर रील के बारे में बात करूंगा, बट पहले बताऊंगा कि आप आते हैं झारखंड, बिहार से, ठीक है। तो बताइए कि आप हैं कहाँ से? मैं बेसिकली तो मैं पलामू ज़िले में मेरी जन्म हुई थी, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स का जो जॉब है उसके वजह से मैं झारखंड शिफ्ट हो गया, और झारखंड में ही मैंने पढ़ाई लिखाई करी, और फिर वहीं से पढ़ लिख के फिर मैं दिल्ली आ गया पढ़ने के लिए, और फिर यहीं से आगे की पढ़ाई हुई मेरी। तो अभी आप जो कंटिन्यू रील्स वगैरह बनाते हैं वो झारखंड से या दिल्ली से? वो मैं शिफ्ट करते रहता हूँ, कभी झारखंड कभी दिल्ली, ऐसे आना जाना लगा रहता है मेरा। ठीक है। और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में सब है मेरे, मम्मी है, और इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को हाइड रखते हैं। तो पहला सवाल ये, सबसे ज़्यादा मोस्ट अवॉइडेड चीज़ जिसके ऊपर आप बोलते हैं वो है
गरीब होना और नास्तिक होना एक बात नहीं है। जो गरीब है वो कभी नास्तिक नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा मुझे जो आपकी रील पसंद आई, तो आपके जो रील्स में मैसेज जाता है वो बड़ा अच्छा मैसेज होता है कि आप किस तरह से किसी को विरोध कर सकते हैं मीठा बोल के। तो आपके हिसाब से क्या है, एक गरीब कभी नास्तिक नहीं हो सकता है? देखिए, अपने रील में हम बताए हैं कि जो गरीब होता है ना, वो एक होप खोजता है। उसके लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। जब भी हम बोलते हैं कि लोग जब भी हम ये कहते हैं कि लोग गरीब हैं, तो गरीब का मतलब ये समझते हैं कि नहीं, हम 10,000 का फ़ोन चला रहे हैं, चाहे 5,000 का फ़ोन चला रहे हैं, तो हम गरीब हैं। गरीब उसको नहीं कहते हैं। गरीब कौन होता है? जो सुबह से शाम तक लेके आप देखेंगे मजदूरी कर रहा होता है, लेबर कर रहा होता है। आप कभी भी अपने सर पे आप 5 किलो का कोई भी वजन उठा के देखिएगा, आपको बहुत भारी लगेगा। लेकिन वो बंदा सुबह से शाम ईंटा उठाता है ना? उस बंदे को पता है कि नहीं, मेरा दिन तो भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा। भगवान पे हमको यकीन है, ईश्वर पे हमको यकीन है, वो मेरा परीक्षा ले रहे हैं। वो हमको एक दिन अच्छा जिंदगी देंगे, और नहीं भी देंगे तो हम एक अच्छा इंसान तो हैं ही। हम तो किसी का गबन करके नहीं खा रहे हैं। तो गरीब के मुंह से आप हमेशा ये चीज़ सुनेंगे जरूर कि नहीं, हम अच्छा इंसान है, हम किसी का लूट के थोड़े खाए हैं। ये जरूर बोलते हैं वो लोग। बिल्कुल। और उनको ये भी पता है कि अगर इस जीवन में कुछ नहीं भी हुआ तो उस जीवन में हमको एक अच्छा जीवन मिलेगा। तो जिस दिन वो नास्तिक हो जाएंगे, ये उम्मीद टूट जाएगा ना, तो फिर वो कैसे जिएंगे बताइए? तो इसलिए एक गरीब कभी भी नास्तिक नहीं नहीं हो हो सकता है। सकता। ठीक है, आपने जितने भी अभी जो आपने बताया कि भगवान, ईश्वर, ये सारे शब्द आप बड़े अच्छे से डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप खुद को जिहादी कहते हैं कहीं कहीं पे। क्या ये बात सही है? आप खुद को जिहादी कहते हैं या किन को जिहादी कहते हैं अपने रील्स में? नहीं, मैंने कहाँ कभी कहा है? आपने कभी जिहादी नहीं कहा अपने नहीं आप को? नहीं। देखिए, ये जो वर्ड जिहाद, इसको डाल सकते हैं, ठीक ना? हम्म। ये जो वर्ड जिहाद है ना, जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना। ठीक ठीक है? है। कि किसी भी चीज़ को स्ट्रगल करना। लेकिन कभी भी कोई भी धार्मिक चीज़ जो होता है ना, उसको इंटरप्रेट कौन करता है? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़े होंगे, मैथ्स पढ़े होंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो वो आप पढ़े हैं कि आपको पढ़ाया गया है? आपको तो गुरुजी ही पढ़ाए होंगे ना। बिल्कुल। अगर वो गलत पढ़ाए होते तो आप गलत पढ़ रहे होते। हम्म। तो उसी प्रकार से जो धर्म होता है ना, जो रिलीजन होता है, कि धर्म धर्म मजहब, हम एक ही बात को लेके चल रहे हैं। ठीक है? तो कोई भी धर्म जो होता है ना, उसको आप अपने से सीख के नहीं आते बचपन से। आपको कोई ना कोई गुरु बताता है, या तो मंदिर में या जो मस्जिद में, और जैसा वो बताएंगे वैसा ही आप पालन करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, तो गांव का जो बच्चा है उसका रिलीजन का अप्रोच अलग रहेगा, और जो शहर का जो बच्चा है उसका रिलीजन का अप्रोच अलग रहेगा, क्योंकि वो गांव वाला मस्जिद में उसको पढ़ाए हैं, और बिल्कुल। वो शहर वाला मस्जिद का पढ़ा लिखा जो प्रीचर है वो अलग होता है। तो दोनों का अप्रोच में यहाँ से डिफरेंस आना शुरू होता है। तो जो ये शब्द निकल के आता है, इसका मतलब ये समझो कि ये शब्द निकल के आता है जिहादी, ये सिर्फ गांव तक ही सीमित है। कभी भी शहर में या फलाना जगह पे आपको ये शब्द सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की लिटरेचर अलग अलग है। देखिए, जो जो जिहाद वर्ड है उसका मतलब होता है स्ट्रगल करना। एक तरह की गाली बन गई है जिहादी। हाँ, जिहादी कहना। बिल्कुल। लेकिन आपके हिसाब से जो आपने बताया कि जिहादी एक गाली नहीं है, पढ़ाया ही गलत जगह पे जाता है। हाँ, जैसे जिहाद है, तो जिहाद का मतलब क्या हो गया? स्ट्रगल। हम्म। अब अगर हम एक अच्छा रिलीजियस गुरु हैं तो आपको क्या बताएंगे कि देखो जिहाद करो। जिहाद का मतलब क्या होता है? कि तुम स्ट्रगल करो। जी। स्ट्रगल किस में करो? पढ़ाई पे स्ट्रगल करो, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, और दूसरों को सही जिंदगी देने के लिए स्ट्रगल करो, जिहाद या करो। अपने जीवन को सफल स्ट्रगल करने को के लिए। जिहाद बोलते हैं उर्दू में, मान लीजिए, ठीक ना? सॉरी, अरबिक में। पर अगर हम आपको इस्तेमाल करना चाहेंगे, आपका फायदा उठाना चाहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि अरे तुम स्ट्रगल किस में करो, तुम जिहाद किस में करो? मारो उसको, देखो तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम बेवकूफ है, हम लोग इस्लाम फैलाना ना है जी। हैं? अगर हम लोग हम लोग को इतना जो परेशान कर रहा है, लोग क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। आपको जानबूझ के ऐसे करके जो जिहाद वर्ड है ना, उसको गलत इंटरप्रेट किया जाएगा, आपको गलत समझाया जाएगा, ताकि आप उसको कंफ्यूज हो जाए, और फिर अपने हिसाब से उसको वो समझाता, आपके मन में डालता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात बड़ी अच्छी कन्वे की आपने कि जिहाद का मतलब हर लाइन के साथ जुड़ के अलग हो सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। लोग अगर उसे समझना ना चाहें तो। बिल्कुल। अगर लोग समझना चाहें तो भाई जिहाद अपने रोज सुबह उठ के, एक मुसलमान अगर अपने साइकिल की दुकान पे जाके उसका काम करके आ रहा है, वो भी जिहाद है। और रोज सुबह एक मुसलमान उठ के अगर कहीं जाके कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी जिहाद है। तो ये जो आपने बताया समाज को देखने का दर्पण, सबसे बड़ी चीज होती है इसमें शिक्षा। आपके हिसाब से आपने बता चुके हैं कि शिक्षा क्या है, लेकिन ये जो शिक्षा का गलत इस्तेमाल है, ये क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, या फिर किसी भी सरकारी पार्टी को ऐसा करना चाहिए? आजकल हमारे देश में चल क्या रहा है, आप इसके ऊपर थोड़ा बताइए। देखिए, शिक्षा क्या करता है आपको बताते, ठीक है? जैसे आपको हम उदाहरण दिए कि शिक्षा जो होता है ना, वो एक चश्मे की तरह होता है। जैसे ये चश्मा है, अभी इसको उतार दिए तो हमको दुनिया दिख रहा है, लेकिन ये शिक्षा है, इसको पहनने से साफ दिखने लग जाता है। बिल्कुल। उदाहरण देते हैं आपको कि अगर हम कोई अनपढ़ इंसान है, एक होता है लिटरेट और एक होता है एजुकेटेड। लिटरेट मतलब क्या कि हाँ, आपको लिखना पढ़ना बोलना आता है। ठीक। और एजुकेटेड मतलब क्या होता है कि आपको परख करने आता है कि कौन चीज़ क्या है। अगर हम अभी एजुकेटेड हैं तो हमको पता है कि ये माइक है। अगर हम एजुकेटेड है तो हमको पता है कि ये
सूप है या फिर वो चाय है, ठीक है, तो वो आपको फर्क करने का एक नजरिया देता है, एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई धार्मिक लीडर है, अगर वो हमको बोल रहा है, अगर हम सिर्फ लिटरेट है, सिर्फ लिटरेट लिखना पढ़ना आता है, तो अगर धार्मिक लीडर हमको बोलेगा कि तुम मुसलमान है, तुम्हारा खतना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा मेरे धार्मिक गुरु बोल दिए हैं, तो अब तो हम करवाएंगे, ठीक। है ना। लेकिन जो एजुकेटेड बंदा रहेगा वो बोलेगा कि करवाएंगे, कोई बात नहीं, क्यों करवाएं, वो पहले पूछेगा। ठीक। अगर उसमें उसको लॉजिक मिलेगा कि देखो बाबू, अगर तुम करवा लोगे तो तुमको बीमारी नहीं होगा, क्योंकि उसको इंग्लिश में सर्कमसिजन बोलते हैं, और वो हर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर तुम सर्कमसिजन करा लोगे तो तुम्हारा वहाँ यीस्ट नहीं जमेगा, फंगस नहीं होगा, और भी तरह के जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। ये बात मौलवी साहब को भी नहीं पता है। अगर मौलवी साहब ये बताएंगे, देखिए कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट जो होता है, किताब जो होता है, वो बनता है लॉजिक के आधार पे ही, उस समय के हिसाब से, है बिल्कुल। ना। तो उसमें वो जो लॉजिक होता है ना, वो उसको मौलवी साहब को नहीं बताते हैं। तो हम शुरू से हम सोचते थे कि यार आखिर यार ये जो करवाते हैं खतना, क्यों करवाते हैं, ये तो ऐसा थोड़ी है कि मौलवी साहब बोल दिए तो हम करवा लेंगे। सही बात है। तो फिर हम उसमें रीज़न खोजना शुरू किए। जब रीज़न खोजने लगे तो हमको उसके पीछे रीज़न ये मिला कि नहीं यार, इससे तो हेल्थ बेनिफिट्स है भाई। तो फिर हम समर्थन किए कि ठीक है, धर्म के नाम पे नहीं, किसके नाम पे, हेल्थ के नाम पे। बिल्कुल। तो ये जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा ही हमको फ़र्क करने का दिया है ताकत। अगर ये शिक्षा नहीं होता तो हम बेवकूफ़ की तरह बस उनका बात मान रहे होते। तो बिहार की इस इलेक्शन में बड़े एक्टिव थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे मैंने अभी एक सवाल आपने काटा, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा किसी का, पार्टी कि सनातनी होना और असली इंडियन होना दोनों आजकल एक नहीं है। कैसे? अगर आप सनातनी हैं तो आप एक पार्टी के प्रॉपर कट्टर सपोर्टर होने चाहिए। अगर आप सनातनी हैं और उस पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं तो आपको इंडियन ही नहीं माना जाएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये चीज़ समाज में चल रही है? आई बिलीव कि सारा समझ गए होंगे आप मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ। देखिए पॉलिटिक्स जो होता है ना, उसमें एक अगर पॉलिटिक्स को अगर ध्यान से देखिएगा तो उसका एक स्पेक्ट्रम होता है। पॉलिटिक्स का स्पेक्ट्रम में आपको लेफ्ट का पॉलिटिक्स और राइट का पॉलिटिक्स होता है, ठीक। और एक सेंटर का पॉलिटिक्स होता है। जो सेंटर का पॉलिटिक्स होता है वो धर्म, ट्रेडिशन, और जो सोशल का चीज़ है, सोशल गरीबी भुखमरी पे बात करना, इसको मिला के चलता है, वो सेंटर का बात हो गया, सबकी बात करेगा। ठीक। जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाएंगे, राइट का पॉलिटिक्स करेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है पता है, आप सिर्फ धर्म की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे, और ट्रेडिशन की बात करेंगे कि हमारा कल्चर ट्रेडिशन। और जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप ये सब बात ना करके आप कैसे करेंगे कि पिछड़ों का बात करेंगे, आप वुमेंस राइट का बात करेंगे, आप इक्वालिटी का बात करेंगे। तो ये हो गया दो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो जो पार्टीज राइट ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी बताई, इसको थोड़ा और सरल भाषा में, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जवाब लगा मुझे। जो लोग सेंटर की बात नहीं करते हैं, मतलब हमारे देश में सिर्फ लेफ्टी और राइटीज भरे पड़े हैं इस टाइम पे, और बिहार में तो खास करके बिल्कुल सेंटर की बात कोई नहीं करता। बहुत ही अच्छा मैसेज था, इसको थोड़ा और सरल भाषा में अगर आप समझा पाएं तो। देखिए जो शिक्षा, स्कूल, इन माध्यम से अगर आप इन हाँ, शब्दों का इस्तेमाल करें तो जो पॉलिटिक्स होता है किसी पार्टी का, तो पॉलिटिक्स अगर आपको करना है तो आपको ये दोनों जो स्पेक्ट्रम है, सेंटर से आपको कोई राइट में जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप राइट में जा रहे हैं तो आपको धर्म, ट्रेडिशन मतलब कल्चर, है ना, इन सब पे बात करना ही पड़ेगा। वही राइट का पॉलिटिक्स होता है। और लेफ्ट का पॉलिटिक्स मतलब क्या, शिक्षा पे बात करना, और पढ़ाई पे पिछड़े को बात करना, महिलाओं की शिक्षा की बात करना, ये सब होता है। अब उदाहरण दे रहे हैं, बहुत लोग लगता है कि मुसलमान लेफ्ट वाले होते हैं, बिल्कुल, और जो बाकी लोग हैं वो राइट के राइट वाले होते हैं। ये गलत है। हम पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है कि राइट का पॉलिटिक्स मतलब कि जो भी हो, वो किसी भी धर्म का आता हो, किसी भी जात का आता हो, अगर वो धर्म का राजनीति कर रहा है तो वो राइट का पॉलिटिक्स हो गया। तो उसी हिसाब से ओवैसी जो है वो राइट की पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि वो भी धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ओवैसी और एआईएम पार्टी जो है वो राइट की पॉलिटिक्स है। क्यों? क्योंकि वो धर्म की बात करती है, मुस्लिम वोट की बात करती है, मुस्लिम हक की बात करती है। जैसे जैसे कोई पार्टी अगर किसी हिंदू धर्म की बात कर रही मान लीजिए, तो वो भी राइट की पॉलिटिक्स है, और यहाँ जो ओवैसी जो है वो मुस्लिम हक की बात करे तो वो भी राइट की पॉलिटिक्स है। लेकिन अब जैसे ही दूसरों पार्टी की तरफ जाएंगे, जो वुमेन्स की बात करते हैं, पिछड़े दलितों की, सब सुने भी होंगे आप, तो वो हो गया लेफ्ट का पॉलिटिक्स। तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, बाकी लोग राइट हैं और ओवैसी लोग लेफ्ट हैं, मुसलमान लोग लेफ्ट है। नहीं, मुसलमान जो धर्म की बात कर रहा है वो किधर हो गया, राइट की पॉलिटिक्स। तो अभी जो है ना पूरा दुनिया में ये एक ट्रेंड चला हुआ है राइट का पॉलिटिक्स का। लोगों को पढ़ाई नहीं चाहिए, लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए, लोगों को गर्व करना होता है अपने धर्म पे। विश्व गुरु बनना है हमें। इसे बहुत टॉन्ट कर रहे हैं आप। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, विश्व गुरु बनना है, हाँ बिल्कुल। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए, शिक्षा प्राप्त करके कुछ बनने में टाइम लगता है, बिल्कुल, और मेहनत लगता है। लेकिन धर्म जात पे प्राउड करने में टाइम लगता है, उसमें तब पैदा होगा, उसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा है। तो आप कौन सा चीज चूज करेंगे बताइए? जो मेहनत, अभी आपको बोलेंगे कि जब 20 फ्लोर में 20वां फ्लोर में रखा हुआ एक तो केक, उसको खा के आओ, या फिर फर्स्ट फ्लोर में केक रखा हुआ उसको खा के आओ। आप जाएंगे बोलेंगे बैक 20 में कौन जाएगा?
फर्स्ट में जाएंगे ना, तो आपको गर्व करना है, अगर आपको प्राउडी फील करना है, हमको पता लिखता है ना आदमी लोग, प्राउड मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम, हाँ, और भी लोग लिखते सनातनी। हैं, तो वो क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसके लिए उसको मेहनत नहीं करना पड़ा ना। प्राउड आईएएस लिखने में उसका जान निकल जाएगा। परिवार से आ गया। प्राउड आईएएस अगर लिखना है उसको, प्राउड डॉक्टर लिखना है, तो उसको कम से कम 20-25 साल पढ़ना पड़ेगा। तो वो हार्ड है ना बहुत। बिल्कुल। इसीलिए जो राइट का पॉलिटिक्स होता है ना, वो जानता है कि अगर हम लेफ्ट का पॉलिटिक्स करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, तो वो भी बोलेगा कि अरे यार ये पढ़ने बोल रहा है यार, ये पार्टी है साला, ये पार्टी ठीक नहीं है। और उसमें बहुत सारे सवाल खुद पे उठेंगे कि तुम कितने पढ़े। हाँ, हाँ, तुम कितने पढ़े हो, और सही उसमें बात है। उसमें उसमें क्या करना है उसको? उसमें बोलना है कि पढ़ाई लिखाई, अब ये धर्म खतरे में, हम लोग इस्लाम खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है ना जी, तुम पहले उसको बचाएगा ना। तुम गर्व कैसे नहीं कर रहा बताओ? अब गर्व करना, उसमें गर्व करने में कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, मेहनत ही नहीं है कुछ। मतलब ये जो जो टॉपिक समझाया आपने, मैंने मतलब मुझे पॉडकास्ट में बुलाने का सफल हो गया कि इतना सरल समझाया इस चीज को, बहुत ही असल मतलब इतनी साधारण भाषा में कोई नहीं समझा सकता। और आई बिलीव कोई एजुकेटर भी नहीं इस तरह बात करते। इसको इस तरह समझिए कि अगर एक कमरे में 4 कोने पे 4 इंसान खड़े हैं और चारों का मुंह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो अक्सर हमारे पास वाला इंसान जो कि हमारे दाहिने पे या बावें पे खड़ा होगा, हम उस तक ही पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो हमारे विपरीत में खड़ा होगा, हम उस तक पहुंचने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस समय पर सिर्फ और सिर्फ दाएं बाएं जोड़कर सरकार बनाने में लगी पड़ी है, लेकिन जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, जो कि सेंटर लेके चलने चाहिए, जो कि हम ये कह सकते हैं आमतौर पर कि 70 साल से इस देश की सरकार सेंटर लेके चल रही थी, उन मुद्दों को हटाकर सिर्फ या तो हम लेफ्टीज़ और राइटीज़ में डिवाइड हो गए हैं। और ये चीज़ें ना कर कर अगर हम थोड़ा सा आने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक चैप्टर, मैनेजमेंट बिल्कुल, एक चैप्टर बिल्कुल, आता है जो कि हमें 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। और बिहार की बात करी जाए तो बिहार का एजुकेशन रेट की अगर बात करी जाए तो ड्रॉप आउट परसेंटेज जो है वो इतना ज़्यादा है कि आधे से अधिक बच्चे 10वीं में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जब कोई सस्टेनेबल मैनेजमेंट पढ़ेगा ही नहीं, आप बताइए और सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था ना, तो दोनों का जो लीडर थे, है ना, गांधी भी सेकुलर थे। और सेकुलर का मतलब आज के डेट में लोग गाली समझता है। बिल्कुल। सेकुलर का मतलब गाली देना नहीं होता है। सेकुलर का मतलब होता है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि घर में आपके पापा हैं, घर में आपके मम्मी भी हैं, 4-5 सदस्य हैं, तो सेकुलर का मतलब होता है सबकी इज्जत करना। अब कट्टर का मतलब क्या होता है कि नहीं, सिर्फ मम्मी से प्यार करते हैं, सिर्फ हम पापा से प्यार करते हैं, बड़े भाई से इज्जत करते हैं, बस ये होता है बाकी होना। लेकिन सेकुलर मतलब क्या है? सबकी इज्जत करते हैं, सबका अपना अपना। पापा अगर खैनी खाते हैं तो खाने दीजिए, पापा सिगरेट पीते तो पीने दीजिए, मना करेंगे लेकिन इज्जत करेंगे, ये नहीं कि उनको मारने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। वो होता सेकुलर क्या, कि सबकी इज्जत करना। अब जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, दोनों का ये विजन था कि हम लोग सेकुलर देश बनेंगे। बिल्कुल, ध्यान समझिएगा, सेकुलर देश मतलब क्या, सबकी इज्जत करेंगे। नेहरू जी बहुत पावरफुल लीडर थे। नेहरू जी को पॉलिटिशियन नहीं बोलते थे, उनको स्टेट्समैन कहा जाता था। स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन में फ़र्क ये होता है कि जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो कैसे भी करके सत्ता पाना चाहता है ना, वो बंगला में रहना चाहता है, वो फॉर्च्यूनर में घूमना चाहता है। लेकिन स्टेट्समैन बोलता है कि भाई हमको एक फ़कीर आदमी है, हमको लोगों के लिए करना, तो वो होता है। इंडिया पाकिस्तान जब अलग हो रहा था, दोनों को सेकुलर बनना था। जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, है ना, लियाकत अली खान नाम था उनका, वहाँ के प्रधानमंत्री सेकुलर देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक। वहाँ के जो कट्टरपंथी थे, मुसलमान लोग ज़्यादा है वहाँ, तो वहाँ पे ज़्यादातर कट्टरपंथी कौन होंगे? मुस्लिम धर्म के होंगे। तो वहाँ के मुस्लिम धर्म के जो कट्टरपंथी थे, मरवा दिया, असासिनेट कर दिया कि तुम सेकुलर बनेगा। मरवाने के बाद जैसे अभी यहाँ माहौल चलता है, वैसे वहाँ का जो माहौल चल रहा था, वो लोग सेकुलर नेशन नहीं बनने दिया। ठीक है, सेकुलर नेशन नहीं बनता है तो उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपको बाकी को मार देंगे, आप नहीं, आप ऐसा करेंगे तो अमेरिका वहाँ बैठा हुआ, यूएन वहाँ बैठा हुआ, 2 मिनट में आपका तेल निकाल देगा। तो आप नहीं कर सकते वैसा। लेकिन ये होता है कि सेकुलर देश जब कोई नहीं होता है, तो जो कानून बनता है ना, उसमें आपको धर्म का किताब का थोड़ा सा रेफरेंस लेके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन सेकुलर होना। ठीक है, इंडिया में, अब आप इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ का तो बता दिए कि सेकुलर बनना था, लेकिन वहाँ पे मरवा दिया उसको, तो नहीं बन पाया, क्योंकि वहाँ जो कट्टरपंथी लोग था वो लोग रूल करने लग गया। सरल भाषा में इसको कहें तो कभी भी आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के साथ नहीं थे पाकिस्तानी, नहीं। सिंपल सी भाषा में, है ना। देखिए, आतंकवाद अलग है और एक्सट्रीमिज्म अलग है। मैं बात वही समझ में लोगों को यही आएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। आतंकवाद मतलब क्या, जो आतंक फैलाता है, और कट्टर मतलब क्या, कि अपने धर्म को लेके, अगर मेरा धर्म बोलता है कि तुम खड़ा होकर पियो, तो हम पूछेंगे नहीं कि खड़ा होकर क्यों पीना है, हाँ। हम खड़े होकर पिएंगे। इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म या फिर कट्टरपंथी। ठीक कि है। मेरा धर्म के खिलाफ आवाजें नहीं उठाना है, अगर समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। अब इंडिया में जो नेहरू थे, नेहरू सेकुलर थे। सेकुलर इंसान क्या बनाएगा, उसको तो धर्म से उतना मतलब नहीं है। उनको एक भाषा में बोला जाता है एग्नोस्टिक भी थे। वो कभी ये भी नहीं बोले कि भगवान नहीं है,
और कभी ये भी नहीं बोले कि भगवान हैं। वो बोले छोड़ो ना यार, भगवान होंगे भी तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। वो धार्मिक थे लेकिन कट्टर नहीं थे, इसीलिए वो क्या बनाए, एम्स बनवाए, आईआईटी बनवाए, डीआरडीओ बनवाए, इसरो बनवाए, जितना भी बड़ा बड़ा संस्थान आज के डेट में आप देखेंगे ना। गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, कहाँ से पढ़ा है, आईआईटी खड़गपुर से। आईआईटी कौन बनवाया है, नेहरू जी। नेहरू जी अगर उस समय मंदिर बनवा रहे होते, मस्जिद बनवा रहे होते, वो भी कट्टर होते हैं, तो आज हमारा देश कहाँ होता, अभी बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। समझ रहे हैं ना। सही बात है। आईआईटी एक भी नहीं होता वहाँ पे, पाकिस्तान कोई नहीं जाता पढ़ने, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं। पाकिस्तान का किसी बंदा को आप नहीं देखेंगे। अभी जो गूगल के सीओओ हैं सबीह खान, इंडिया के हैं, पाकिस्तान का कोई थोड़ी है। क्यों? क्योंकि उसके जो स्टार्टिंग में जो फोर फादर्स लोग थे ना, वो लोग कट्टरपंथ से हार गया और हम लोग जीत गए थे। नेहरू जी सेकुलर थे, इसीलिए वो स्कूल कॉलेज बनाने में लगा दिए अपना जान, इसीलिए आज हमारा देश आगे है। वरना अगर वो भी मंदिर बना रहे होते ना, तो अभी बैठ के हम लोग भी पूजा पूजा कर रहे होते। और बड़ी शर्म की बात है कि हमारे मतलब 10 घंटे का संवाद चलता है पार्लियामेंट में सिर्फ इस टॉपिक पे कि वंदे मातरम कितना ज़रूरी है और नेहरू जी ने क्या किया। मतलब और सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो लगती है अनपढ़ लोगों का इसके ऊपर कमेंट। मतलब बिहार एकमात्र एक ऐसा राज्य है, लेकिन आपके जो मैसेज हैं वाकई बहुत ही बेहतरीन। और मैंने जो सवाल अगर मैं वही पूछूं, हाँ। तो क्या सनातनी होना और असली इंडियन होना आज के टाइम में अलग हो गया है? बिल्कुल सही कहा जाए, जो सनातनी है लेकिन अगर वो भगवा नहीं पहन रहा है या जय श्री राम नहीं लिख रहा है तो वो असली सनातनी नहीं है। और अगर वो सनातनी है तो वो एंटी वो पार्टी नहीं हो सकता है जो पार्टी सेंटर में है। देखिए आप ये पूछ तो रहे हैं, उसको जवाब भी देते, लेकिन मेरा नाम शहबाज आलम है तो उसको जवाब कोई देना। दिक्कत नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली रील में काट देंगे। हाँ। तो देखिए क्या होता है, जो आप बोल रहे हैं ना कि इंडियन होना और वो होना एक बात है, इस पे हम अभी आते हैं कैसे। देखिए जो पहले का ज़माना में जो स्टेट, सरकार को बोलते हैं, मान लीजिए स्टेट बोलते, चलिए गवर्नमेंट हो गया, ठीक ना। ठीक। तो गवर्नमेंट और धर्म तो सुनने में ही अलग लग रहा है बिल्कुल। है ना। एक का काम मंदिर में है, एक का काम पार्लियामेंट में है। हाँ है ठीक ना। है। तो एक कैसे हो सकता है, पहला बात। तो एक समय ऐसा था कि जो राजा होते थे वो पावरफुल थे, तो वो सबको रूल करते थे। तो जो जो चर्च होता था, पहले चर्च का रूल होता था यूरोप में, तो चर्च देखा कि भाई ऐसे तो रूल ये लोग कर रहा है, हम लोग का तो पावर खत्म हो गया। तो चर्च ये बोले कि भले आप लोग राजा हैं लेकिन हम लोग को ईश्वर भेजा है आप लोग को ध्यान देने के लिए। तो आप लोग तो हैं लेकिन आप लोग को किसका आशीर्वाद लेना है, हमारा। चर्च का। और चर्च के हिसाब से चलना है, उसमें सेकुलरिज्म नहीं था। तो चर्च के हिसाब से अगर चलेगा तो कानून कैसे बनेगा, बाइबल के हिसाब से बनेगा। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था। तो फिर निकोलो मैकियावेली एक दार्शनिक हुआ करते थे, ठीक ना। वो बोले कि यार ऐसे तो चलेगा तो हमारा कभी विकास नहीं हो पाएगा भाई। तो वो एक किताब लिखे, द प्रिंस करके। उस किताब में ये बोले कि भाई धर्म से सरकार को क्या लेना देना है जी। सोचिए वो लगभग 1600 शताब्दी में लिखे होंगे। ठीक। वो बोले कि धर्म का सरकार से क्या लेना देना है, तुम्हारा काम रोड स्कूल बनाना है भाई, हॉस्पिटल बनाना है, तुम पूजा पाठ का बात क्यों कर रहा है। और जो पंडित जी हैं या फिर जो मौलवी साहब हैं उनका काम तो पूजा पाठ करना, तुम धर्म पॉलिटिकल बयान क्यों दे रहे हो। तो द प्रिंस किताब में वो ये करने की कोशिश की कि नहीं, सरकार को और धर्म को अलग कर दें। उसके बाद फिर जॉर्ज जेकब होलियोक करके एक दार्शनिक हुए, वो दिए सेकुलरिज्म टर्म का इजाद किए। वो बोले कि नहीं, सेकुलरिज्म होना चाहिए, सरकार अलग रहेगा पार्लियामेंट में, और तुम खाली बात करोगे कि नहीं देश का रोजगार कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, स्कूल कैसे बढ़ेगा, ये करोगे तुम, और तुम सिर्फ पूजा पाठ करोगे, दोनों मिक्स नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं किसी से। ठीक है। अब क्या हो गया कि जब लोग इस चीज़ को फॉलो करते करते लोग देखिए विकास भी किया। जो देश सेकुलर है वही देश सबसे ज़्यादा पावरफुल है। दुनिया का सबसे पावरफुल सेकुलर देश कौन है, अमेरिका। अमेरिका सेकुलर है, वहाँ आप जाके किसी मुसलमान को जिहादी नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं वो तो आपका मतलब गलत वे में नहीं बोल सकते, आपको जेल हो जाएगा, या फिर आप किसी को भी चोटी पकड़ के नहीं मारने लग जाएंगे। कभी सुने लिंचिंग फिंचिंग का खबर उधर से, बहुत रेयर होता, गोली मार देगा पुलिस वाला आपको, धर्म का राजनीति करेगा, हाँ गोली मार देगा आपको। इसीलिए वो लोग डेवलप है। हमारा देश भी डेवलप हो रहा था, चाहे है अभी। जैसे ही आप धर्म का लाइएगा एंगल, तो अगर कोई जैसे उदाहरण दे रहे ओवैसी साहब का, तो ओवैसी साहब मान लीजिए प्रधानमंत्री है, तो अगर वो बोलेंगे कि हमको चुनाव में वोट दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि आप स्कूल बनवाए, रोड बनाए, यही बोलेंगे। लेकिन अगर वो बोलेंगे कि मुसलमानों मुझे वोट दो, तो फिर क्या हो जाता है कि बाकी मुद्दा पीछे चला जाता है। और आपको हम क्या बताएं कि सबसे ज़्यादा धार्मिक कौन होता है, गरीब लोग। और बिहार के लोग को जानबूझ के गरीब रखा जाता है। आपके घर में भी जो साफ सफाई करने आता है, अगर वो भी आईएएस ऑफिसर बन जाएगी तो साफ करने आएगी। तो बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़, ये सब जो एरिया है ना, बहुत एकदम सातिरपना से जानबूझ के गरीब रखा जाता है, जानबूझ के धर्म का नशा दिया जाता है लोग कि तुम लोग धार्मिक रहो।
नहीं तो फिर हम लोग के यहाँ मजदूरी कौन करेगा? बिहारी इज इक्वल टू मजदूर बनाया गया, और कोई भी नेता नहीं चाहता है, अंदर का बात है ये, कोई भी नेता नहीं चाहता है कि बिहारी कभी डेवलप करे। कोई नहीं चाहता कि बिहार का लड़का ऐसे बैठ के पॉडकास्ट करे, कोई नहीं चाहता कि बिहार का लड़का यहाँ बैठ के वकील की तरफ बैठ के बात करे। सब बिहारी अगर पढ़ लिख के अफसर बन जाएगा तो फिर मजदूरी कौन करेगा? गुजरात का बंदा सही बात। नहीं चाहता कि गुजरात का बंदा करे। तो यही एक रीज़न है कि बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज़ में पूरे देश में इलेक्शन होते हैं, लेकिन कहीं के इलेक्शन इतने हाईलाइट नहीं होते जितने बिहार के हों। क्यों? क्योंकि इतनी या मात्रा में यूथ बिहार की पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व होता है। आज तक के रिकॉर्ड में ना मैंने कभी साउथ की तरफ, ना मैंने कभी पंजाब की तरफ, ना मैं इवन पंजाब में भी यूथ मास बहुत है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह इन्वॉल्व नहीं होते कि किसी को गोली मार दिया, ये कर लिया। आपके हिसाब से बिहार के यूथ एमलेस है? अगर मैं ये कहूँ कि बिहार का यूथ एमलेस है, तो आप इस पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या पॉइंट है जो बिहार के यूथ को बिल्कुल ही एमलेस बना देता है? सोचिए, मैं हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम उन लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं, उन लड़कों को जिन लड़कों को अपने फ़ोन के प्रोसेसर तो 2 साल में स्लो दिख जाते हैं, लेकिन 20 साल में एक सरकार में एक कमी नहीं दिख रही है कि उसने हमें 20 साल में कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस या कितनी गवर्नमेंट जॉब दी है, लेकिन हमारा फ़ोन पबजी खेलने में लैग कर रहा है, ये उस सरकार उन लड़कों को दिख जाता है। सोचने कितनी बड़ी बात है ये उन लड़कों के लिए। तो एजुकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है बिहार के लड़कों के लिए इस टाइम पे, और एमलेस एजुकेशन से पॉइंट वाली एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो क्यों? देखिए बहुत लोगों को लगता है कि जो जो बिहार के लोग हैं वो एजुकेशन के वजह से पीछे हैं, ठीक है, बहुत लोगों को लगता है। इसमें हम एक और आपको हम इसमें एडिशन करना चाहेंगे। करिए। एडिशन ये है ना कि बिहार के लोगों को इतना होता ना कि किसी को इतना परेशान कर दो, इतना भूखा कर दो। मान लीजिए कि कोई नॉनवेज नहीं खाता, मान लीजिए, है ना, नहीं नॉनवेज ही खाता है, मान लीजिए रोज चिकन खाता है, ठीक है। लेकिन उसको 5 दिन आप भूखा रखिए, और छठा दिन उसको ना नॉनवेज मत दीजिए, उसको दीजिए साग, वो खाएगा, जान लगा खाएगा, साग को ही खाएगा, बोलेगा साग ही दे दो भाई। क्यों? 5 दिन तक भूखे रखे तो उसको आप। उसी प्रकार से बिहार में इतना लोग गरीब है ना, जानबूझ के गरीब रखता है कि वो लोग को थोड़ा सा भी कोई इज्जत कर देता है ना, का हो भैया, का हलवा, तो उसको लगता है कि हमको इज्जत दिया यार, इसके लिए जान दे देंगे। अब ये क्या आता है, उदाहरण दे रहा है आपको कैसे। जो बिहार के लोग हैं, ठीक है, आप देखे होंगे कि गाड़ी में आगे लिखा रहता है बिहार सरकार, झारखंड सरकार, जिला अध्यक्ष, ये सब क्यों लिखा रहता है? वो सब वीडियो, वो सब गाड़ी में इसलिए नहीं लिखा रहता है कि वो आदमी ये बोल रहा है कि देखो हम जिला अध्यक्ष है तो आओ हमसे मदद मांगो, इसलिए नहीं लिखता है। वो इसलिए लिखता है कि हमसे डरो, मेरा इज्जत करो। वो अपना दबदबा बना रहा है, और जो बाकी लोग हैं ना वो डरेगा भी कि हाँ भैया हैं, और वो देखेगा कि जब जो जिला अध्यक्ष है वो गाड़ी से जब निकलेगा और किसी गरीब का पीठ थपथपा देगा, उतने में उसका हो गया, इज्जत लगेगा उसको कि हाँ कोई तो, जो जिसको घर में कोई वैल्यू नहीं लगा रहा है, जिसका घर में उसको रोज मार रहा है, बाप माई बोल रहा कमाने, जो यहाँ तो कौची करत है, उसको रोज बाप मार रहा है, माई इज्जत नहीं कर रही है, उसको जिला परिषद अगर आके ऐसे से थपथपा देगा तो उसको तो लगेगा ना कि हम तो बड़ा आदमी हो गए। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रेड क्रम्बलिंग, ठीक है। ब्रेड क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी को इतना परेशान कर दो कि थोड़ा सा ब्रेड भी दे दो ना तो उसको लगे कि वाह। अब रहा बात की जो आप इसका बात किए, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे यूज़ करती हैं, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है ना कि अगर वो अभी अगर आपको गर्व लेना है ना, अगर आपको समाज में इज्जत लेना है, तो देखिए तो कैसे बोले आपको इसको हम, जैसे मान लीजिए कि 4-5 को गरीब लोग हैं मान लीजिए, है ना, और वो लोग कपड़ा लत्ता बहुत कम नहीं पहनता, मान लीजिए धोती कुर्ता में, तो आदमी लोग जानबूझ के जाता है बढ़िया कपड़ा पहन के, ताकि हम उसको थोड़ा इज्जत मिले। कपड़ा पहनने का मकसद क्या होता है बिहार के हिसाब से? हम तो चलिए ये तो मेरा ड्रेस ही है, ठीक ना, ठीक। वहाँ पे क्यों पहनता है लोग नया कपड़ा? कि हमको थोड़ा सा तो इज्जत दे, इतना परेशान कर दिया जाता है। तो अब अगर वो अपने नाम के आगे लिखेगा डॉक्टर तो उसको नहीं वैल्यू देगा ज़्यादा, और डॉक्टर बनने में मुश्किल भी है, लेकिन अगर वो लिख लेगा प्राउड, नाम कैसे ले हम, सनातनी, हम मान लीजिए लिख लेगा वो प्राउड मुस्लिम, तो उसको मुस्लिम लोग में थोड़ा सा इज्जत मिलेगा। इसलिए वो जानबूझ के वैसे ड्रेस भी पहनता है कि अगर वो बोलेगा ना कि भैया गुड मॉर्निंग, तो बोलेगा जो ना जाके काम करना, जा काम करो, जा कुछ करो, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन वो बोलेगा ना भैया सलाम अलैकुम, तो उसको बोलेगा वालेकुम सलाम, चलिए। तो इसलिए इज्जत लेने के लिए आदमी को ढोंग करना पड़ता है। और बिहार का जनता ये देख रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, है ना, IAS इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, फिर भी हमको नौकरी नहीं मिल रहा, तो कोई इज्जत नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम बोल रहे हैं ना कि हम किसी दल में जुड़े हुए हैं या फिर हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको इज्जत मिलता है।
वो देख रहा है कि 4 लोग उसके पीछे चल रहे हैं धर्म के नाम पे, तो अगर 4 लोग के पीछे चलेंगे तो आपको तो पावरफुल महसूस होगा ना। सही बात है। तो जब पावरफुल महसूस हो रहा है, आपको लाइक व्यू कमेंट मिल रहा है, तो आप क्या करिएगा? करिएगा कि नहीं करिएगा वो काम? बिल्कुल, तो पढ़ाई क्यों करेंगे फिर? पढ़ाई आप फिर क्यों करिएगा? क्यों करिएगा? सही बात है। हैं? अगर कोई कोई बंदा है, मान लीजिए वो जिंदगी भर पढ़ाई किया है, इंजीनियर बन गया, फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है, और कोई बंदा है जो खाली धर्म के नाम पे किसी मुसलमान को मान लीजिए मार दिया, या फिर कोई मुस्लिम ही किसी धर्म के नाम पे किसी को मार दिया, उसको सब वाहवाही कर रहा है, तो वाहवाही लेगा ना वो। वही वाहवाही करते करते उसको अपने पॉडकास्ट में लोग बुलाएगा। और यही पूरा पॉइंटलेस एम जाकर का फायदा उठाती हैं Shift हमारी कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल। और इसीलिए इतनी भारी मात्रा में यूथ की रैलीज दिखती हैं और इतना भड़काऊ भाषण या फिर इतना कुछ दिखता है। बिल्कुल। तो एक बिहारी को, जैसे ही एक बिहारी या फिर बिहार का युवा 20-25 साल का हो, उसे बाहर जाके कमाना पड़ता है। बाहर जाके जब कमाता है तो वो देखता है कि एक इंसान पूरे देश में जो 35 साल का हो, उसके पास गाड़ी, बंगला, घर, अपना मकान, अपना फ़ोन, अपनी सारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन बिहार को देखा जाए तो पीछे रखा जाता है या बिहार पीछे है? इस चीज़ को आप कैसे बताएंगे कि बिहार की स्थिति क्या है इस समय? देखिए, गांधी जी बहुत अच्छा बात बोलते थे, मीन्स एंड एंड, कि जो आप बोएंगे ना वही आप काटेंगे। ठीक। तो बिहार का जो जनता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे पीछे रहता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज एक नाव की तरह होती हैं, उस नाव को आप जो डायरेक्शन में ले जाएंगे वहीं तक आपको पहुंचाएगा। आप उसको ले जा रहे थे दूसरे डायरेक्शन में, है ना, धर्म के डायरेक्शन में ले जा रहे थे, जात के डायरेक्शन में ले जा रहे थे, और फिर बाद में आप मांग रहे हैं कि हमको रोजगार दीजिए। कहाँ से होगा? जो 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 बिहार का आदमी, जो बिहार का लड़का, जो बिहार का इंसान पॉलिटिकल पार्टीज एक नाव की तरह है, उसको बोले कि भाई तुम विकास की तरफ लेके चलो। विकास मतलब क्या? विकास मतलब कि स्कूल तुम बनाओ, और अगर जैसे मेरा 20-25 साल हो जाए, डिग्री मेरा मिल जाए, तो मेरा नौकरी की व्यवस्था यहाँ करो, विप्रो लाओ, कॉन्सेंट्रिक्स लाओ, यहीं पे मेरा सब जितना भी कंपनी है सब खोलो, ताकि जैसे मेरा नौकरी लगे, जैसे मेरा डिग्री कंप्लीट हो, फट से हम जाके ज्वाइन कर ले, हमको किसी के जाके बाहर में गुलामी ना करना पड़े। लेकिन बिहार का जनता क्या मांगता है? क्या मांगता है कि हमारा ऑर्केस्ट्रा करा दीजिए, भंडारा लगा दीजिए, उसको मारिए धर्म के नाम ये पे। तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बिहार की जनता क्या मांगती है मैं बताता हूँ आपको। कल इलेक्शन है तो एक काम करो, 2 किलो मुर्गा, 2 फ्रूटी की बोतल, जो कि घर का डिलीवरी हो जाती दारू है, भी। ठीक है, 10,000 रुपये मेरी महिला के अकाउंट में, ताकि महिला मुझसे ना लड़े, ठीक है। तीसरा, हमारे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको लैपटॉप दे दो या साइकिल दे दो। ये बिहार की जनता की आम ख्वाहिश होती है। ये तो मुद्दे कभी है ही नहीं कि वहाँ पे कंपनियाँ आएँ या सब। हाँ, तो बताइए इसके आगे। तो फिर देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसे एक पापा का एग्जांपल देके बताते हैं। आपके पापा हैं, आपके पापा बहुत पावरफुल हैं, सक्षम है एकदम हर चीज़ करने का। अगर आप पापा को बोलेंगे कि पापा हमको फ्रूटी ला दीजिएगा, तो फ्रूटी ही तो देंगे। सही बात है। आप उनको मांगिएगा कि नहीं पापा मेरे लिए ना साइकिल ला दीजिए, तब ना वो साइकिल देंगे। तो जिंदगी भर बिहार का जनता जो है पॉलिटिकल पार्टीज से फ्रूटी मांग रहा होता है, और जब साइकिल चलाने के बारी आता तो देता साइकिल तो मंगबे नहीं किए। तो तू नहीं ना मांगा भाई, तभी तो तुमको नहीं मिल रहा है। तो वही बात है कि ना कभी तुम रोजगार मांगे, ना तुम कभी स्कूल मांगे, ना तुम कभी हॉस्पिटल मांगे, अस्पताल मांगे। हाँ, तो तुमको फिर कहाँ से मिलेगा? और फिर सब बोलता है कि नहीं पार्टी गलत कर रहा है। आज का डेट में हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे सबको कि कोई पार्टी गलत नहीं होता है। आप जिस दिन उस पार्टी को ये बोल देंगे कि सर आपको हम वोट तभी देंगे ना कि आप ये ना बना के ये बनाए, वो पार्टी तुरंत अपना राजनीति बदल लेगा। हाँ, वो पार्टी कोई गलत नहीं होता। वो पार्टी देख रहा है कि भाई हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हमको वोट नहीं देगा, हम हार जाएंगे। 1999 में पोखरण का न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट हुआ था, पोखरण का। उसके बाद से इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बना, ठीक है। लगभग पूरे वर्ल्ड में 9 गो न्यूक्लियर देश हैं, ठीक। 10वां अलग अलग बोला जाता है, लेकिन कोई नहीं है। लेकिन अगर प्रमाणित तौर पे माना जाए तो टोटल 9 गो न्यूक्लियर देश है, उसके पास न्यूक्लियर शक्ति, कोई पंगा नहीं ले सकता है। 1999 में दूसरा मतलब जिसमें सक्सेसफुली हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, पोखरण में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही थी, चुनाव में हार गया जी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ही बात कर रहे थे। तो अब हमको बताइए कि जो पार्टी देख रहा है कि यार ये लोग को हम न्यूक्लियर बॉम्ब तक दिलाने का काम किए, डेवलपमेंट का बात किए, ये लोग हमको चुनाव हरवा दिया भाई, तो कोई पार्टी विकास पे बात करेगा? नहीं ना करेगा। तो आप पार्टी से जो मांग रहे हैं, जिस काम के लिए वोट देंगे वही तो वो करेगा। तो पार्टी देख रहा है कि नहीं हमको तो धर्म के नाम पे वोट दे रहा है, तो धर्म ही वाला काम करेगा। और इस बार भी वही हुआ। बिहार ने फिर अपना इतिहास दोहराया, और जिस पार्टी ने आपको से वादा किया कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा या आपके लिए हम मील खुलवा देंगे, कंपनियां खुलवा देंगे, वो पार्टी इतने बुरे तरीके से हारी कि
वो खत्म होने पे आ गई है। और कल ही एक बड़े अच्छे नेता हैं उस पार्टी के जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, रितेश पांडे जी ने। अच्छा। हम बात करते हैं उनके बारे में ही अभी आगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा स्लोगन याद आ गया इस चीज़ पे कि बिहार में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, क्योंकि हम बिहार के यूथ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा स्लोगन है कि बेटे को उम्र दो पर बाइक नहीं, बेटी को शिक्षा दो पर मोबाइल नहीं। वही हाल है कि अगर आप बिहार के युवा को जो देना चाहे वो देंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप उन्हें झंडा देंगे हाथ में बचपन में तो वो ज़िंदगी भर झंडा ही लेंगे और 5 किलो राशन ही लेके आते रहेंगे और भट्टा भट्टा दिया जाता है। आपको पता है ये बात? बहुत सारे बिहार के युवाओं को 2,000 रुपये 4 महीने पे भट्टा भी आता है। अच्छा। मेरे साथ के लड़के हैं जो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है हमें बिहार की सरकार बदलने की। 2,000 रुपये उन्हें 6 महीने पे मिलते हैं, जिसके अंदर आराम से उनका रिचार्ज हो जाता है, का राशन खुद का आ ही रहा है। पिताजी और बाबूजी अब शादी करवा ही देंगे 2-4 साल में, दहेज मिल ही जाएगा। आपको ये शायद नहीं पता होगा लेकिन ये ग्राउंड लेवल की सच्चाई है बिहार में। मेरे साथ के लौंडों के आते हैं 2,000 रुपये भट्टा, और वो ना बाहर जाने का नाम लेते हैं ना उनको ज़रूरत है उनके हिसाब से। और जब वो 35 साल बाद मुझे देखेंगे यहाँ पे तो ज़रूर सोचेंगे कि हम कहाँ पे थे जब भैया ये सब कर रहे थे। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। आपके वीडियो पे बड़ा अच्छा एक कमेंट आया था, इस कमेंट का जवाब आपने वहाँ नहीं दिया, यहाँ देंगे कि भाई अगर तुम ऐसे करोगे तो सरकारें हिंदू मुस्लिम के ऊपर विवाद नहीं करेंगी तो सरकारें जीतेंगी कैसे? तो आपको लगता है कि देश में सिर्फ सरकार के पास हिंदू मुस्लिम ही बच गया है? देखिए, मेरा इस पे ये कहना है कि मेरा बस चले ना, हाँ। तो जो पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है ना, हम उस राजनीति को बंद करना चाहते हैं। हमको किसी पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है, और हमको पार्टी से आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी भी वही राजनीति करता है जिससे उसको वोट मिलता है। तो हम चाहते हैं कि ये राजनीति ना होके ये राजनीति हो कि हम 100 गो स्कूल बनाया पिछले 5 साल में, तू कितना बनाएगा? तो वो बोलेगा कि हम 200 बनाएंगे, वो बोलेगा हम 400 हॉस्पिटल बनाएंगे। ऐसे जब होने लग जाएगा तो समझिए तो हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल हो जाएगा। अगर छींकेगा कोई तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, इतना हॉस्पिटल हो जाएगा। तो राजनीति बदलने की जरूरत है, पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी की चलिए बात कर लेते हैं। बीजेपी इतना सक्षम पार्टी है कि उसको लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो ऐसे पापा हैं बीजेपी में, उदाहरण देंगे कि वो बहुत अमीर हैं, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनसे मांग रहा है लोग फ्रूटी। अरे तुम साइकिल मांगो, हेलीकॉप्टर मांगो, वो सब दे सकते हैं, लेकिन वही इंडिया का जनता वैसा है कि क्या ही कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात याद आई, 1 मिनट काटूंगा आपको कि मैं बड़ी अच्छी बात है अपनी अपने समझाई लेफ्टी और राइटीज वाली। तो मैं बस ये दोनों तरफ से कहना चाहूँगा कि नापसंद करना और नफरत करना दोनों ही बहुत अंतर है, बस आपको समझने की है। बिल्कुल। लेफ्टीज जो हैं वो राइटीज को नापसंद करते हैं, लेकिन राइटीज जो हैं वो लेफ्टीज से नफरत करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में या फिर ये कहिए इस पॉलिटिकल पार्टीज में हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको किसी से नफरत करने की दरख्वास्त नहीं है, आपको किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। नापसंद करना आपका ओपिनियन है, आप कर सकते हैं। मैंने ये बात सही कही? आप एग्री करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। राइटीज जो हैं वो नफरत करने लगे हैं लेफ्टीज से कि तुम कैसे नहीं लोगे हमारा नाम। और लेफ्टीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नापसंद करते हैं, उनको पसंद नहीं है आप। बिल्कुल। तो अगर ये मैसेज आप लोगों तक जाए तो आप विकास की तरफ दुगनी तेजी से बढ़ सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए, संविधान जो है ना, संविधान का आर्टिकल 19 उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक। अगर आपको किसी को नापसंद करना है करिए, हमको आप पसंद नहीं है, आपका चॉइस है, मत करिए, लेकिन आप किसी पे अत्याचार नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। उदाहरण दे रहे कि मान चलिए कि अगर हम मुस्लिम हैं, हमको किसी नॉन मुस्लिम से मान चलिए जलन है, तकलीफ है, नफरत है, संविधान आपको देता है हक कि करो नफरत, अपने में करो, लेकिन तुम उस पर हाथ उठा दिया फिर पुलिस आ जाएगा। तो ये होता है। और इसमें हम ये बोलेंगे कि जो बिहार का जो जनता है ना, वो देखिए वो घोड़े की तरह है। इतना पावरफुल घोड़ा है बिहार का जनता और बिहार का यूथ, बस उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। और जब वो घोड़ा आज से 5 साल 10 साल बाद देखता है ना कि अरे यार हम तो घोड़ा थे, हम तो मैच जीत सकते थे, पर हमको तो जिंदगी भर बोरा ढोवाया भाई, तो फिर उसको समझ में आता है कि हम क्या कर दिए। तो बस हम यही बोलेंगे कि बिहार के जनता देखिए, आप घोड़े हैं और बहुत पावरफुल घोड़े हैं, बस आपको जो चला रहा है ना उसको देखिए कि आपको किस दिशा में लेके जा रहा है। आप सही दिशा में जाने की कोशिश करिए, और वो कैसे होगा? आपको नॉलेज से होगा, पढ़ाई करके होगा, गंदा गंदा रील देख के नहीं होगा, बस याद रखिएगा। जिस स्टेट की सरकार पूरे देश की सेंटर गवर्नमेंट को हिलाने की ताकत रखती हो, उस स्टेट में 10,000 रुपए पे वोट बिक गए। ये बहुत बड़े यूट्यूबर का बयान था बिहार इलेक्शंस के ऊपर। तो आपके हिसाब से कि सरकार को कब मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए इस तरह के 10,000 रुपये बांटने के लिए? ये जो एक्टिविटी हुई थी, आपके हिसाब से आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को?
देखिए, ये जो एक्टिविटी थी इसमें तो इलेक्शन कमीशन का बात हम करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इसमें रोक लगाना चाहिए। तो सरकार तो अपना काम करेगा ही जैसे करना है, ठीक। और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना काम करेंगे। कोई भी आईएएस भी बनता है या आईपीएस भी बनता है तो वो पहले अपने लिए बनता है, अपने बन जाएगा तब तो समाज का सब चीज़ करेगा। तो पार्टी जो होती हैं वो जीतने के लिए कुछ भी करती हैं, वो उनका अपना ही है। लेकिन इसमें काम जो होता है वो संवैधानिक एजेंसीज की होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गई। इलेक्शन कमीशन इसको रोक नहीं पाई, चलिए कोई बात नहीं। अब लोग बिहार की जनता को कहते हैं कि 10,000 जो है लेके वो साइड हो गए, है ना, 10,000 में बिक गए हैं, ये बिक वर्ड गए, इस्तेमाल करता है यही चीज थी। हाँ। कि पर आप अगर बिहार के लोगों के हिसाब से देखेंगे ना, तो बिहार के लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है। जो अगर हम भी जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि हम भी बिहार झारखंड से आते हैं, लेकिन हमको 10,000 में नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है ना। 10,000 तो हम कभी कभी 2 दिन में खर्च कर देते हैं। लेकिन जो गांव का कोई बंदा है बिहार का, मान लीजिए बहुत सारा कम्युनिटी है, उन लोग के पास 10,000 तो 6 महीना का कमाई होता है उन लोग का। तो उसके लिए अगर 10,000 कोई पार्टी दे रहा है तो बहुत बड़ा बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए, सरकार जो है ना, या फिर जो पार्टीज होते हैं वो जानबूझ के बिहार के लोगों को गरीब रखते हैं और ब्रेड क्रम्बलिंग करते हैं कि इसको इतना गरीब कर दो, इसको 10,000 दे दे तो लगे कि हम ही ईश्वर हैं। तो जो ये 10,000 रुपये बांटने वाली जो चीज हुई थी, ये आपके हिसाब से क्या बिहार रैंडमली सिर्फ चुनाव के टाइम बांट दिया? क्या ये चीज सही थी आपके हिसाब से? आपने बताया कि सही नहीं थी, लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं बिहार में। जैसे बिहार के मोस्टली यंगस्टर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, फैक्ट्रियों में हाथ कट जाते हैं और उनके साथ कोई वारदात हो जाती है, तब कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि आगे आके नहीं मदद का हाथ बढ़ाता है कि चलो बेटा तुम्हें 10,000 रुपये देते हैं, तुम अपना बिजनेस खोल लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए? इसमें हम यही बोलेंगे कि इसमें लोगों को समझने की ज़रूरत है। लोग ये सोचते हैं, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है एम्पैथी और सिंपैथी का। ठीक। लोग जो है ना एम्पथाइज नहीं कर पाते हैं। सिंपैथी मतलब क्या कि ओहो आपके घर में दिक्कत है, हमको बहुत दुख है, लेकिन वो सिंपैथी दे रहा है बस। एम्पैथी मतलब क्या कि नहीं यार, मेरी भी मम्मी का डेथ हो गया था, तो अभी इसकी मम्मी का डेथ हुआ, तो हमको समझ में आ रहा है, वो फीलिंग हम फील कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, तो वो हम फील कर पाएंगे। उसको बोलते हैं एम्पैथी। और सिंपैथी मतलब क्या कि हम कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको हम सांत्वना दे दे रहे हैं। दिखावटी सिंपैथी होता है और महसूस करना एम्पैथी होता है। अब जो बिहार के लोगों के लिए कोई एम्पैथी नहीं रखता है, सब सिंपैथी रखते हैं। बिल्कुल, है ना, कि वो घर में क्या जी रहा जीवन को नहीं देखता। तो इम्पैथी और सिंपैथी वाला जो हम बात बोले कि इम्पैथी मतलब क्या कि आपके दुख को फील करना, आपके जगह पर रख के कि नहीं भाई ये दुख होता है और हम उसको महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो दुख हम भी देखे हैं। सिंपैथी मतलब क्या कि हाँ भाई हमको तुमसे दुख है, बहुत तुम गरीब हो, बहुत परेशान हो, लो मेरी तरफ से सहायता ले लो। अगर सरकार या कोई पार्टी अगर आपसे इम्पैथी रखेगा ना, तो सरकार और पार्टी को पता रहेगा कि नहीं आपको 10,000 में आपका जीवन नहीं चलेगा। वो 10,000 अगर 10,000 रुपये सबको दिया भी होगा, और मान लीजिए कि उसका उस फंड का पूरा कलेक्शन अगर देखा जाए तो कितना रहा होगा, मान लीजिए 11 करोड़, मान लीजिए चलिए 11 करोड़ रहा होगा, उदाहरण देते हैं कि अगर 11 करोड़ रहा होगा, तो सिंपैथी में आपको 11 करोड़ चलिए दे दिया गया है ना। बहुत लोग बोल रहे हैं वोट खरीदने के लिए दिया, लेकिन मान लीजिए कि सिंपैथी के तौर पे आपके गरीबी को देख के आपको दिया गया। लेकिन अगर पार्टी और सरकार अगर आपसे इम्पैथी रखेगी ना, तो इम्पैथी में क्या करेगी, वही 11 करोड़ में ना 2 सरकारी हॉस्पिटल बनवा देगी आपके लिए। सही बात है। ताकि जिस दिन आपका तबीयत खराब हो ना, तो आप सिलेंडर आपको लेने के लिए भागना ना पड़े, वो आपको ज़्यादा काम करता है। लेकिन ये 10,000 क्या है, तो खत्म हो जाएगा। मतलब वो 10,000 रुपये अगर किसी के घर में गए और अगर आपके घर में एक सीरियस कंडीशन हो गई, तो एक आदमी क्या 5 आदमी के मिला के 50,000 में भी आप 2 बार दौड़ेंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एम्पैथी रखेंगे, फील करेंगे कि आपके ऊपर क्या बीत सकती है, तो आप सही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही। अगर आपको 10,000 दिया गया है तो वो 10,000 चाहिए, 10,000 दिया गया है, अगर आपका तबियत अभी किसी परिवार में खर्च हो जाए, कितना खर्च होगा, कम से नहीं भी तो कम से कम लाख रुपया। सीरियस अगर परेशानी हो गया है तो लाख रुपया तो खर्च होगा ही। अगर सरकार हॉस्पिटल बनवा देती है वो 10,000 आपको अकाउंट बना देके, तो उस वो लाखों रुपये बच जाता आपको। लेकिन आप 10 रुपये लेके 10,000 रुपये लेके आप हॉस्पिटल नहीं बनवाए और 10,000 के चक्कर में आपको लाखों का नुकसान होगा। या आपको मैं जहाँ रहता हूँ सिवान में, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि सिवान में एक न्यूरो सर्जन नहीं है। मैं एक कंडीशन में फंस गया कि मैं एक आदमी को लेके हॉस्पिटल गया और वहाँ पे न्यूरो सर्जन नहीं थे, वो सिर्फ पानी चढ़ाना जानते हैं। बाप रे। बिहार के लोग, बिहार के डॉक्टर सिर्फ पानी चढ़ाना जानते हैं। उनसे अगर पूछ लो आप 2 अच्छे टेक्निकल वर्ड्स में कि भाई न्यूरो सर्जन कहाँ है, तो वहाँ के कंपाउंडर भी सोच रहे हैं कि अरे ये तो फिर पढ़ा लिखा आदमी आ गया है। फिर हमें उन्हें गोरखपुर लेके जाना पड़ा। तो समझिए कि 4,000 रुपये गोरखपुर का भाड़ा लगता है एक कैब का। 4,000 रुपये जाना, 4,000 रुपये आना, 4 चक्कर के मतलब 16,000 रुपये हो गए। इलाज का तो एम्स का चलिए फ्री है, 16,000 रुपये मेरी जेब से सिर्फ और सिर्फ किस बात के लगे, और समय एक अलग चीज़ है। तो अगर आप सिंपैथाइज हो रहे हैं तो एम्पैथी भूल जाइए। आपके ऊपर क्या बीतती है मुसीबत के टाइम, वो कोई सरकार देखने सरकार कहेगा 10,000 दिए ना, हाँ। अब तू 10,000 लिया ना, अब जाओ। सरकार को पता है कि इसको 10,000 दे देंगे ना तो मेरा फायदा है,
हॉस्पिटल मांगने लगेगा ना तो हमको ज्यादा नुकसान ज्यादा है, नुकसान है। क्योंकि इसका 10,000 ठुकरा के हमसे लाखों रुपए का मांग ले रहा सहायता भाई। 11 करोड़ मैं आपने जो रफ अमाउंट बताया 11 करोड़ में वाकई 2-3 अस्पताल आराम से बन जाते हैं, और बिहार के लिए तो आप 10 भी बना सकते हैं। खान सर बनाए ना, हाँ। खान सर तो इंडिविजुअल है, वो सरकार तो है नहीं। हाँ। जब खान सर ऐसा इंडिविजुअल बना सकते हैं पटना में मान लीजिए हॉस्पिटल, तो सरकार कितना भयंकर भयंकर बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है, बिहार के लोगों को हम बस ये बोलना चाहें कि आप समझने की कोशिश करिए। वो 10,000 आपको तुरंत मिल जा रहा है तो आप सोच रहे हैं कि बाप रे हमको 10,000 मिल गया। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि 10,000 नहीं लेंगे तो उससे मेरा लाखों का बिल बच जाता आगे का, लेकिन क्या बोले अब। सही बात है। तो बिहार में सबसे बड़ी जो कमी है जो आपने बताया ये चीज़ की, वो शिक्षा की है, वो तो हमने बात कर ली, लेकिन शिक्षा के साथ साथ कमी है आम सोच की। या तो बिहार का आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है, या तो बहुत बड़ा अफसर है, या तो बहुत अमीर आदमी है जिसने बाहर ज़मीन ले ली है, या तो बहुत ज़्यादा गरीब है जो बिहार से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, जिसे जनरल में सफ़र करना पड़ता है। लेकिन एवरेज लोग बिहार में बहुत कम है। तो क्या ये एक तरह का बिहार की विकास को रोकने की चीज़ है? क्या ये भी बिहार के विकास को रोकता है, आम आदमी का, मिडिल क्लास फैमिलीज का ना होना? देखिए बिहार में सबसे जो बिहार का जो स्थिति है उसके पीछे एजुकेशन का तो हाथ है ही, एम्पैथी का भी हाथ है, हम लोग बात कर लिए। तो बिहार के पीछे रहने के पीछे एम्पैथी का हाथ ऐसे है कि उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप जो भी बोले कि गरीब भी है अमीर भी है और एवरेज लोग बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये जो है ना ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गया, ठीक। इकोनॉमिकली बहुत ऊपर नीचे हो गया। संविधान के अगर आप क्या बोलते हैं प्रस्तावना को देखिएगा, प्रियम्बल को देखिएगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो सरकार जो है वो प्रयत्न करेगा इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, बिल्कुल है ना। आज के डेट में क्या हो रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है, और इम्पैथी बिल्कुल नहीं है। आप कभी सोच के देखेंगे कि अभी कभी आप टॉयलेट जाते हैं ट्रेन में तो आप देखते हैं तो अरे यार बड़ी गंदा टॉयलेट है भाई, आप अभी ये देख लिए, लेकिन जब आप खुद कर रहे होते हैं उसके बाद आप जब जा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि भाड़ में जाए, आप ये नहीं सोचते कि जो अगला आएगा उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं सोचता कोई। तो जिस दिन ये सोचने लग जाएंगे लोग, है ना, उस दिन बिहार कंडीशन सुधरने लग जाएगा। और एवरेज लोग नहीं है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो गरीब है वो देख रहा है कि अमीर जो है ना, वो मेरा हेल्प नहीं कर रहा, और जो अमीर बन गया वो देख रहा है कि जब गरीब था तो वो मेरे लिए एम्पैथी नहीं रख रहा था, वो भी तो मेरे लिए एम्पैथी नहीं रख रहा था ना। तो जब गरीब आदमी अमीर बन जाता है तो वो भी एम्पैथी नहीं रखता है। मान चलिए कि अभी हम गरीब लड़का हैं और अभी मेरे लिए कोई एम्पैथी नहीं रख रहा है, हम जा रहे हैं तो हमसे सब ठग रहा है, पैसा लूट रहा है, मेरे से कोई सहायता नहीं कर रहा है, तो कल कट में अगर हम IAS अफसर बन जाएंगे तो हम बिहार के लोगों की हेल्प करेंगे? क्यों करेंगे? मेरे लिए तो कोई किया ही नहीं ना। ये रीज़न है कि बिहार के लोग जब बड़े बन भी जाते हैं ना, बिहार कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि वहाँ के लोग वैसे एम्पैथी नहीं रखते हैं। प्रणाम सादर सब करते हैं, मुंह से खाली, पीठ पे सब गाली देता है एक दूसरे को। हाँ, इस चीज़ को ऐसे देखा जाए तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बिहार से बाहर निकल के मैंने पढ़ाई कर ली, अपना एक घर ले लिया, और मैं फिर अपना बिहार में जाकर एक अपने पिताजी की याद के लिए घर बनाना चाहूँ, तो जो मजदूर आएंगे वो जहाँ पे 500 रुपये दिहाड़ी होगी वहाँ पर वो 800 मांगेंगे कि अरे विदेश से बाहर से कमा के आइल बा, पैसा तो होकले हो। हाँ। तो ये चीज़ नहीं है इस चक्कर में, एम्पैथी नहीं है लोगों के अंदर, है बिल्कुल, ना। और सेम चीज़ जब आप करते हैं तो फिर उसका एक्शन का रिएक्शन तो आपके ऊपर होगा ही होगा। वो बंदा भी आपके लिए अमीर होकर आपके ऊपर एम्पैथी क्यों रखेगा? बिल्कुल। जब आप गरीब होते तो आपको लगता है कि मेरा हेल्प क्यों नहीं कर रहा, जब आप अमीर हो जाते तो आपको लगता है कि हम क्यों करें जब मेरा नहीं किया था, तो हाँ, ये हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। क्या होता है कि धान काटना है, गेहूं काटना है, तो अरे भाई वो तो ओकर लड़का बाहर कमाता है, काम कर, ओकरा से 150 रुपये मांगिए, हमार 100 रुपया में काट दिए, तो ये चीज़ होता है। तो ये एवरेज लोगों की नीड है किसी भी स्टेट में आपके हिसाब से? बिहार के लोगों को थोड़ा सा इस पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, बिहार के लोगों में ज़्यादा ये चीज़। ठीक है। असली मर्द होना आपके हिसाब से कौन होता है असली मर्द? क्योंकि आपने एक वुमेन डिस्क्रिमिनेशन की बड़ी अच्छी परिभाषा दी थी, हम चाहते हैं कि वो दोबारा रिपीट हो। देखिए असली मर्द का अगर बात करें ना, तो हमारे देश में जो महिलाएं होती हैं उनको लक्ष्मी की दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि भाई हमारे देश में अगर लड़कियां देवी हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुई? फिर प्रधानमंत्री तो एक ही हुई ना। वो क्यों हुई? क्योंकि वो नेहरू की बेटी थी। अगर वो नेहरू की बेटी नहीं होती तो अभी तक एक ही प्रधानमंत्री नहीं होता, वो भी फीमेल में। तो हम ये कहते हैं कि जब आप भगवान बना सकते हैं, आप ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं विमन को, प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं दे सकते हैं। ये दिखाता है आपका दोहरा चरित्र। और खासकर बिहार के लोगों को, बिहार की औरत को कोई पढ़ा लिखा औरत को कोई आगे बढ़ने नहीं देता। क्यों नहीं देता? यही रीज़न है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, गॉडिफिकेशन कर देते हैं किसी भी चीज़ को कि ईश्वर बना दो। अच्छा तुम अपंग हो, अपंग तो भगवान का रूप होता है। तुम नदी हो, नदी तुम मेरी माता। अरे भाई जो चीज़, ये माइक है, इसको हमको पूजा करने की क्या जरूरत है? माइक को माइक की तरह अच्छे से रखो, इसमें हम टीका लगा देंगे, इसमें हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, इसको तो क्या हो जाएगा इससे?
सही बात है। इसको जो है जैसा है वैसे रखो ना। मॉडिफिकेशन करने से क्या होता है कि उस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हम्म, है ना, कि इसको कोई नहीं छुएगा, दूर रहो सब। तो औरत को ना सब मॉडिफिकेशन कर देता है कि तुम पवित्र हो। नाम तो बढ़िया बढ़िया देता है, नाम बढ़िया बढ़िया दे देगा, लेकिन काम उसका सब छीन लेता है। तुम पवित्र हो, तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम घर में रहो। अरे भाई वो भी आपकी तरह इंसान है, उसको भी प्रधानमंत्री बनाइए। ऐसा थोड़ी है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री। ठीक है। बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम हो रहा है। जब इंदिरा गांधी की सरकार था, हम्म, बांग्लादेश घुस के बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया उन्होंने। हम्म, आज के डेट में कोई ऐसा कर सकता है? वो फीमेल थी, सोचिए कितना पावरफुल थी। हम्म, तो हम लोग फीमेल को आगे क्यों नहीं ला रहे हैं? तो मेरा इसका जवाब यही है कि जो सच्चा मर्द रहेगा ना, वो फीमेल को कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा, वो कभी नहीं डरेगा, वो होता सच्चा मर्द। हम्म। हम्म, तो अगर मैं आपसे पूछूं, कभी कभार, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल से थोड़ा सा अलग बात हम्म, करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज दिए और जिस सरल भाषा में आपने समझाया लेफ्टीज और राइटीज, ये बड़ी अच्छी बात है। तो कभी कभार आप फिल्मों का रिव्यू कर देते हैं, जैसे कि हाँ। आपने एक फिल्म का रिव्यू किया था, बताना चाहेंगे वो कौन सी फिल्म का रिव्यू था? दो फिल्म था, एक था वाटर मूवी था और ठीक है। एक था नॉट विदाउट माई डॉटर। तो वाटर मूवी में ना जो इंडियन सोसाइटी के बारे में दिखाया गया था कि ठीक। इंडियन सोसाइटी में वुमन लोग का क्या हाल था। तो उसमें एक लड़की रहती है, बच्ची, उसका बहुत कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, बहुत कम उम्र में, लगभग 8-9 साल की रही होगी। तो शादी जब कर देता है 60 साल के बूढ़े से, हम्म, अब वो तो मर गया तुरंत, अब वो विधवा हो गई। अब पहले हमारे इंडिया का ही बात है हम्म, कि ये था कि विधवा लोग को घर में नहीं रखा जाता था, वो लोग के लिए अलग से विधवा घर होता था। हम्म, तो जो भी विधवा है वो सब वहाँ रहेगी और उन लोग को टकला कर दिया जाता था। इंडिया का बात है ये। ठीक। और उस समय जो लोग आवाज़ उठाते, जैसे आज हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको सब कमेंट में गाली आता है, वैसे ही उस समय जो लोग आवाज़ उठाते थे उसको भी गाली पड़ता था। तो समाज सुधारक लोग को हमेशा से गाली पड़ा है। इसलिए हम उस मूवी का नाम लिए कि भाई जो लोग आज की औरतें हैं जो कहती कि नहीं हम धर्म को बचाएंगे, धर्म के प्रति हम बहुत दृढ़ हैं, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। हम्म, रिलीजन कोई भी, हम रिलीजन मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर को नहीं बोल रहे हैं, कोई भी रिलीजन हो। रिलीजन ने हमेशा औरतों का शोषण किया है। कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजन ने थोड़ी किया, पेट्रियार्की ने किया। पेट्रियार्की मतलब क्या, कि जो पुरुष लोग रूल कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोग, तो भाई पेट्रियार्की के पीछे का रीज़न क्या है? पेट्रियार्की जो जो पुरुष होता है वो अपना काम को जस्टिफाई कैसे करता है? रिलीजन का नाम लेके, कि धर्म में ये लिखा हुआ है कि तुम पुरुष का सेवा करो। धर्म में ये लिखा है कि तुम मेरे पैर छुओ तो मेरे अर्धांगिनी हो तो। आखिर अर्धांगिनी पुरुष का पैर छू रही है ना। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ? सब क्या पुरुष क्या बोलेगा कि हम लोग का धर्म में कहता है? सही बात यही है। ना बात है, जस्टिफाई कैसे करेगा? लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप भूल जाओ कि लड़का लड़की है, एक इंसान दूसरे इंसान का पैर छू रहा है, तो फिर आप भी छू सकते हैं ना। हाँ, रिस्पेक्ट दे सकते हैं बिल्कुल। लेकिन नहीं छुएगा वो गांव का किसी बिहार के लड़का को बोल दिएगा तो मार के फाड़ देगा लड़की को, लेकिन नहीं छुएगा। तू हमरा कहेगी ऐसे? हाँ। ये प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है। तो रिव्यू जब आप फिल्में कर देते हैं, मैं बस ये थोड़ा सा आप पॉडकास्ट को मोड़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक, हमारा जो चैनल है वो है बिहार विजन। बिल्कुल और बिल्कुल बिहार विजन बात करता है भोजपुरी जगत की फिल्मों के बारे में। बिल्कुल आई बिलीव आपने हमारे कंटेंट नहीं देखे होंगे, इसके बाद आप देखिएगा थोड़ा सा। तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। अक्सर उन आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि कहीं धुंध में खो गए हैं या अच्छा काम करते हैं। तो भोजपुरी फिल्में उनमें देखते हैं। आपने बताया कि आप पहले देखा करते थे, पहले देखा करते थे, फिर धीरे धीरे वल्गैरिटी आने लग गई तो फिर हम छोड़ दिए। तो जो एक लिटरेचर होता है, हाँ, जब जैसे कि साहित्य की बात करी जाए, अगर हम जर्नलिज्म की बात करें, ये जो होती है ये डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा हिस्सा निभाती हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आज के समय में दोनों के ऊपर दाग लगे पड़े हैं, चाहे लिटरेचर हो चाहे आप कह लीजिए अपना जर्नलिज्म हो, दोनों पे दाग लगा हुआ है। तो इस दाग को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए हम इसको एक उदाहरण समझाते हैं हमको, ठीक है। जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, गांव में रहते थे, तो गांव में एक तो गाना था कि जनती जे जारल जेबू हाँ। आग में दहेज के, हाँ हाँ, पाप नाय करती बेटी तोरा जी, भेज के। ठीक तो ठीक, इसमें वो सोचिए, जब हम छोटे बच्चे हैं तो संगीत कैसा बन रहा है? सोशल इश्यूज पे बन रहा है। सही बात है। आज का संगीत कैसा बन रहा है? वुमन को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है कि उसका ढोड़ी देखो, उसका फिगर देखो, उसका साइज तो देखो। ये इससे क्या होता है ना कि इससे आपके मन में वुमन के प्रति डिसरिस्पेक्ट पैदा होता है। और वुमन के प्रति आप एक तरफ कह रहे हैं कि वुमन भगवान है, आप ही कह रहे हैं ना। हम बिहार के लोग ही कहते हैं ना कि हमारी औरतें जो हैं वो भगवान का रूप है। फिर मूवीज में उनको आप ऑब्जेक्टिफाई कर दे रहे हैं कि उनका ढोड़ी देखो, और ये भाभी से देवर का सिस्टम देखो, क्या है? आप कैरेक्टर खराब कर रहे हैं ना उनका। और दोनों तरफ से चल रहा है ना ये, मतलब अगर जो राइटर्स लिख रहे हैं आज के टाइम में, वो लेडी सिंगर की भावना से भी इतना गलत लिख रहे हैं। जैसे कि कोई अगर विदेश गया है, आप उसकी तड़प में कोई गाना लिख रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन अब ये जो गाने बज रहे हैं, बेडरूम में राजा घुस जाला, ठीक है, तुम्हारे बिना कंट्रोल नहीं होता है, इस तरह के मीनिंग वाले तो बिल्कुल ही सेंसलेस हो गए, इसलिए देखना छोड़ दिए हैं अब आपने। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहले एक तो गाना था, गोपाल राय साहब का एक तो गाना है, इसको हम उसका लाइन ऐसा है कि एक जो पत्नी रहती है
वो घर में रहती है और पति चले जाते हैं काम में। ठीक। तो पहले के ज़माने में इतना मोबाइल वोबाइल नहीं था, तो पहले क्या था, इनकमिंग में भी पैसा कटता था और आउटगोइंग में भी पैसा कटता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जो पति है वो फ़ोन करते हैं घर में कि का हो, का हाल बा। तो वो कहती है कि गाना उसमें कहते हैं कि ढेर बतियावला में यहाँ तिले तिल देखा बिल उठाता। तो ये दर्द को देखिए कि वो उसमें चीटिंग का बात नहीं हो रहा, हाँ। उसमें वो अपने पति का वेट कर रही है, अपने पति के याद में है, फोटो के साथ जिंदगी गुजार रही है। अब का क्या है, भैया फौज में अब भौजी मौज मौज में। में, हाँ ठीक। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप फिर अगर भौजी, वो जो भौजी है, अभी भौजी जब बोल रहे हैं कि भौजी मौज में, तो सुनने में बढ़िया लग रहा है, हाँ। पर वो भौजी भी तो किसी की माँ है ना, किसी की बहन है ना। जैसे ही आप उसको अपनी माँ के नज़र से देखेंगे तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। सही बात आपकी माँ भी तो किसी की भौजी है ना, ऐसे नहीं देखता है कोई। ये एम्पैथी का कमी है। आप ये देख रहे हैं कि नहीं बुरा कर रहा है, वो भौजी भी तो किसी की माँ है भाई। तो इसलिए हम देखना छोड़ दिए। रीजन है भोजपुरी एल्बम त्याग देने का अब। हाँ, और हम त्यागे हैं इसलिए कि हम इसे ब्रेक लेके इसको सुधार सके। सही से बनाइए वल्गर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही भी तो बनाइए। कुछ सही बना ही नहीं रहे। नहीं, कुछ अगर मैं चैनल्स की बात करूं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है, तो कुछ चैनल्स इस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। उसमें एक है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड, अच्छा। जो कि उमा नाम की एक फिल्म आ रही है, जिसके अंदर इसी टॉपिक पे है, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ही है। माई श्रीवास्तव जी और रितेश उपाध्याय जी, और क्या ही बेहतरीन फिल्म है। उसके अंदर यही है कि एक शादी हो जाती है बचपन में, फिर वो दोबारा मिलते हैं, और दोबारा मिलने के बाद वुमेन उसके ऊपर आरोप लगा देती है कि नहीं मैंने नहीं बुलाया था, और उसके बाद वो बेहतरीन एक्टिंग मतलब देखने को मिलेगा। लॉटरी करके एक फिल्म आ रही है माई श्रीवास्तव जी के, जिसके अंदर संजय पांडे जी हैं। कटान और मकान 2 फिल्में हैं, जिसके अंदर संजय पांडे और चांदनी सिंह के पेयर ने बेहतरीन काम किया है, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से है। और दोनों ही फिल्मों की अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही फिल्में बनाई हैं धीरू यादव ने। धीरू यादव एक डायरेक्टर हैं, भोजपुरी में रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं और कुछ नया 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 कर रहे हैं। सोशल एक्टिविटीज बना रहे हैं, पैसे बजट जो है खुद की जेब से लगा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन सब जितनी भी ये फिल्में हैं, रितेश पांडे जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी संन्यास लिए लंबा, उससे पहले एक फिल्म आई आस्था सिंह जी, सपना चौहान जी के साथ, असर करके उनका एक ट्रेलर है। हाँ। ट्रेलर लॉन्च हुए हैं, फिल्में लॉन्च नहीं हुए हैं। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट है, मेरा ये मैसेज है उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो रैलीज में 500 1000 या फिर व्यूज़ के लिए किसी के फैंस को गरियाते हैं, कि आप इन सब फिल्मों का रिव्यू करके डालिए। जंड जी एक यूट्यूबर हैं जो कि इनका रिव्यू करके डालते हैं, उनका नाम तो मुझे शायद इनमामुल हक लिखा हुआ है, या जो भी नाम होगा झंड जी। तो वो इस तरह के रिव्यूज़ लेके आते हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं भोजपुरी को सुधारने के लिए। जितनी भोजपुरी में कमियां हैं, अगर हम उनके पॉजिटिव साइड्स को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखा दें, तो आई बिलीव कि अच्छा काम होगा। प्रियंका सिंह जैसी सिंगर्स बड़ी बड़ी हैं जो कि बेहतरीन गाती हैं और बहुत ही मीठा गाती हैं। गोल्डी यादव हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड की मैं बार बार तारीफ़ करना चाहूँगा। रत्नाकर कुमार जी का चैनल है जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं। लॉटरी, उसके बाद से मकान, कटान, उसके बाद से असर, उमा, ये बेहतरीन फिल्में लेके आ रहे हैं। और हर फिल्म के अंदर आपको माही श्रीवास्तव, संजय पांडे का पेयर और चांदनी सिंह जी दिखेंगी, चाहे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार दिखेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये सब फिल्में देखेंगे, और जब ये फिल्में आएंगी तो हम इनको धीरे धीरे थिएटर में भी लेके आना चाहेंगे। तो अब हम आपसे रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, जो कि हमारे उसका ही है, ठीक है। हमारे रिवाज है कि हम 2 लोगों का नाम लेंगे, कोई भी एक आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि आप कोलैब तो किसी के साथ करते नहीं नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं कोलैब। आपने आज तक किसी के साथ कोलैब नहीं किया है, नहीं। ठीक है। ट्रेडिशन या कल्चर, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे आप? कल्चर। कल्चर, बिल्कुल कल्चर जरूरी है, बिल्कुल। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भोजपुरी यूथ को या फिर भोजपुरी की जनता के लिए कोई भी 4 या 5 ऐसे लोग जिनको फॉलो करना चाहिए, इंसिस्ट ऑफ उन लोगों को जो वल्गरिटी फैलाए पड़े हैं, तो आप किनका नाम लेंगे जिनको आप फॉलो करते? जैसे आपने बड़े अच्छे से नाम बताए बिल्कुल सर लोगों के, उनके बताइए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप कभी भी किसी पे अंधा यकीन ना करें। ठीक। मुझ पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं, माँ बाप पे भी नहीं, ठीक है। सब पे नज़र रखिए, क्योंकि हर कोई इंसान होता है, गलती इंसानों से ही होती है। ठीक है। और अगर आप नज़र रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम इंक्वायरी करेंगे, आप तो उसे सीखेंगे आप। और अगर 4-5 लोगों का नाम अगर बताया जाए तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले आप विकास द्विवेदी सर को सुनिए, ठीक। उसके बाद फिर आप सुनिए ओशो को, आचार्य प्रशांत करके एक हैं, उन्हें सुनिए आप। फिर अगर आपको पढ़ना है किसी को तो फिर आप जय कृष्ण मूर्ति को भी पढ़ सुन सकते हैं, वही बहुत अच्छा है। गांधी जी के बारे में भी हम बोलेंगे कि उनको आप पढ़ सुन सकते हैं। और अगर आप नास्तिक हैं तो फिर आप भगत सिंह को फॉलो करिए। आज के डेट में भगत सिंह को लोग यूज़ करते हैं मार काट करने के लिए, लड़ने के लिए। नहीं, भगत सिंह वो नफरती नहीं थे, वो ही वॉज एन अथीस्ट। अथीस्ट थे, नास्तिक थे और सभी धर्मों की इज्जत करते थे, ट्रू सेकुलर। लेकिन आज के डेट में अलग है उनका। तो बस यही 4-5 लोग हैं, इनके बारे में अगर इनको आप अच्छे से गो थ्रू कर रहे हैं। अब गौर करेंगे इसमें, हम एक भी मुसलमान का नाम नहीं लिए।
क्योंकि जो ज्ञान होता है ना उसका किसी धर्म से कोई लेन देन नहीं होता। नहीं होता है। तो यही बस बात है। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं पूछूं कि भोजपुरी में फिल्मों की बात करी जाए या फिर किसी भी तरह की, आप किस किस को पसंद करते थे अपने समय में या अभी भी करते हैं? देखिए सिंगर्स में अगर बात किया जाए तो हम भरत शर्मा साहब को सुनते थे, ठीक। गोपाल राय साहब को सुनते थे, और निर्गुण गाते थे कोई उनका नाम याद नहीं आ रहा हमको, मृदुल राय ही थे शायद, ऐसा कुछ करके। ठीक है। नए में पवन सिंह बहुत बढ़िया है, हम्म। और खेसारी भी ठीक ही लगते हैं, कुछ कुछ गाना उनका सही लगता है, कलुआ भी हमको सही लगते हैं। अच्छा, अरविंद अकेला कल्लू जी, हाँ। हाँ, और एक्ट्रेस में अगर देखा जाए तो अमरपाली दुबे जी हमको बहुत अच्छी लगती है। अमरपाली मैम, तो फॉलो करते हैं उन्हें आप? फॉलो नहीं करते हैं? फॉलो नहीं करते क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रोफेशन अलग है ना, इसलिए मैं फॉलो नहीं करता। तो आप अपनी जो प्रोफेशन होती है उसको अपने इंस्टाग्राम फॉलोइंग से भी जोड़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं आप उन इंस्टाग्राम पे भी लोगों से? जैसे मतलब जो आप जिनको जो आप एक्टर एक्ट्रेस को फॉलो नहीं करते, तो नहीं। आप किन लोगों को फॉलो करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं? मैं तो किसी से सीखने के लिए कभी किसी को फॉलो नहीं करता। अगर मुझे सीखना होता है तो मैं रैंडमली बुक्स उठाता हूँ, या फिर कोई यूट्यूब चैनल वगैरह हो गया, जैसे बिहार विजन है भाई साहब का, तो इनको भी मैं देख लेता हूँ, ये बहुत बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। वरना अगर ऐसा फॉलो करने का बात है तो अगर मुझे कोई फॉलो करता है जो जो अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तो मैं फॉलो बैक कर देता हूँ। चलिए बढ़िया। तो रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम। हाँ। अगर आप जानते होंगे तो एक का नाम ले लीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। अमरपाली दुबे या रानी चटर्जी? अमरपाली दुबे। अमरपाली दुबे, ठीक है। अंजना सिंह या मोनालिसा? अंजना सिंह। अंजना सिंह जानते हैं? एक देखी हुई है। दो देखा है। ठीक। मनोज तिवारी या फिर विराज भट्ट? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, ठीक है। विनय आनंद या फिर रवि किशन? रवि किशन को मैंने देखा है। रवि किशन को रवि देखा है, किशन। ठीक है। गोपाल राय या भरत शर्मा? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन था, आपने तो खड़ा कर दिया देखिए इसमें ये ऐसा बोलेंगे, गोपाल राय साहब का हमको लिरिक्स बहुत पसंद है, और ठीक। भरत शर्मा साहब का आवाज़ बहुत पसंद है, ऐसे बोले। ठीक, बिल्कुल, ये चीज़ बहुत अच्छी बताई आपने। हम्म। ठीक है। आनंद मोहन या फिर सुशील सिंह? मैं इनको नहीं जानता। नहीं जानते? आनंद मोहन जी को नहीं जानते आप? मैंने देखा होगा उनको, नाम से मैं नहीं पहचान पा रहा। राम से नहीं जानते, ठीक है। पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव? अरे बाप रे, पवन सिंह का गाना हमको बहुत पसंद है, और खेसारी जी का सोच हमको पसंद है। सोच जो सोसाइटी को लेके है, गाने और जो गाने और लिटरेचर में जो है वो उसको हटा के पवन सिंह का गाना पसंद है, वॉइस पसंद है, और खेसारी जी का सोच पसंद है। ठीक है। लास्ट एंड अंतिम सबसे मुश्किल, बिहार या दिल्ली? बिहार। बिहार, हाँ। क्यों? बिहार तन में मन में। हम्म। हाँ, हम उस मिट्टी से पैदा हुए हैं, उसी मिट्टी में दफन होंगे, और उसको बनाने का पूरा कोशिश करेंगे अपने जीवन में। ये है मेरा संकल्प। ठीक है। एक और सवाल, एडवोकेट या फिर लॉयर, दोनों के बारे में, डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस, हाँ दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। जो लॉयर होता है ना वो लॉ को समझता है, जानता है, और उसके पास लॉ की डिग्री होती है, और वो लीगल प्रोफेशनल होता है। लेकिन जो एडवोकेट होता है वो बार से रजिस्टर्ड होता है। जैसे डॉक्टर बन जाओगे आप तो आपको IMA से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो वकील का, तो आपको वो एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, और तब जाके फिर आप एडवोकेट कहलाते हो। जब आपके पास लॉ की डिग्री हो गई, आप रजिस्ट्रेशन करा लिए, एनरोल हो गए, अब आप कहलाएंगे एडवोकेट। अब आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लॉयर जो होता है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, अगर इन पर केस हो जाएगा तो हम इनको कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन एडवोकेट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। ये फ़र्क होता है। ये फ़र्क होता है, ठीक है। एक कंटेंट क्रिएटर और एक एजुकेटर, दोनों में क्या अंतर होता है? एजुकेटर के वर्ड में क्या है, एजुकेशन, वो कुछ सिखाएगा, और सिखाने के लिए वो खुद सीखा होना चाहिए। और कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या होता है, कंटेंट मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, वो खाने पीने कुछ भी हो सकता है। क्रिएटर मतलब क्या, जो बनाता है। तो कंटेंट क्रिएटर कुछ भी बनाता है, उसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर। और एक एजुकेटर भी कंटेंट क्रिएटर होता है। तो कंटेंट क्रिएटर बड़ा सर्कल हो गया, एजुकेटर उसके अंदर हो गया। मैथ में हमने पढ़ा है, सब ग्रुप हो गया बिल्कुल उसका। बिल्कुल, वेन डायग्राम वाला। और एजुकेटर जो है वो सिर्फ एजुकेशन की बातें बताते हैं। तो हम एजुकेटर हैं। आप एजुकेटर हैं। तो इस साल 2025 में वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ने लगातार बेहतरीन मूवी के ट्रेलर लॉन्च किए, जिसके मैं नाम आप लोगों को बता चुका हूं। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि रितेश पांडे एक ऐसे एक्टर हैं जो कि माही श्रीवास्तव, काजल त्रिपाठी के साथ बड़ी अच्छी बेहतरीन मूवी लेके आ रहे हैं। काजल त्रिपाठी जी बेहतरीन काम कर रही हैं, और उनके साथ साथ माही
श्रीवास्तव जी दिखेंगे आपको और बहुत सारे एक्टर दिखेंगे, मनोज टाइगर वगैरह वगैरह उसके अंदर दिखेंगे, लॉटरी मूवी के अंदर। उसके अलावा जो दूसरे हैं हमारे, उमा फिल्म आ रही है जिसका ट्रेलर बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा है, जिसके अंदर आपको रितेश पांडे जी के साथ माई श्रीवास्तव जी दिखेंगी। इसके अलावा बात करी जाए तो जया एक बहुत ही बेहतरीन कल्ट भोजपुरी की मूवी है जो कि नेशनल अवार्ड जीत रही है इस साल। तो मैं चाहूँगा लोगों से कि वो मूवीज़ को जाके जैसा देखिए, उसे रिव्यू करिए। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से रत्नाकर कुमार जी के प्रोडक्शन के अंदर बड़ी अच्छी एक मूवी इस साल प्रोड्यूस हुई जिसका नाम है असर, जिसके अंदर रितेश पांडे जी के साथ सपना चौहान जी दिखेंगे। सपना चौहान जी बेहतरीन काम कर रही हैं एज एन एक्ट्रेस, और रितेश पांडे का मीठा रंग, रूप और कलर और उनकी आवाज़ में सुरीले गाने आपके दिल पे राज कर जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रमोट करना चाहूँगा झंड जी जैसे यूट्यूबर्स को जो इनको रिव्यू करते हैं, संजय पांडे और चांदनी सिंह जैसे कलाकार जो कि गानों के साथ साथ आपका दिल जीतने के लिए फिल्मों में जगह बनाए पड़े हैं। मकान उनकी मूवी है जिसके अंदर संजय पांडे और चांदनी सिंह की केमिस्ट्री दिखेगी। एक घरेलू कहानी है जिसके अंदर हम लोग सरकार के चक्कर काटते हैं। मनोज सिंह टाइगर इसके अंदर नेगेटिव रोल में दिखेंगे। और दूसरी तरफ है कटान। कटान के अंदर आपको मनमोहन तिवारी जी दिखेंगे जो कि बेहतरीन एक्टर रह चुके हैं भोजपुरी के, और उनके साथ साथ संजय पांडे और चांदनी सिंह जी दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें रिव्यू करना है। हमारा टास्क है कि इन सब को हमें आगे ले जाना है। इन सब पर कहीं ना कहीं 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज़ है, लेकिन जिस तरह से वल्गर सॉन्ग्स पे हम 20-20 मिलियन कर दे रहे हैं, क्या हम इन वीडियोस पर 5-5 मिलियंस तक नहीं ला सकते हैं? या फिर इन धीरू यादव जैसे लोगों को जो कि इस तरह की फिल्में बना रहे हैं, जो कि इस तरह का कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, उनको हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं? ये सवाल है, जो सवाल मेरा समाज से है। उम्मीद है कि आप इस मैसेज को समझेंगे, इन सब लोगों को प्रमोट करेंगे, इन सब फिल्मों के ट्रेलर को जाके देखेंगे और बिहार विजन को प्यार देते रहेंगे। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आज शहबाज आलम जी से मतलब इतने बेहतरीन तरीके से मैंने जो समझाया आपने, चाहे इस पॉडकास्ट की हर एक बात हो, धर्म, जाति, लेफ्टी राइटी से लेके सेकुलरिज्म से लेके हर टॉपिक को, एक बार कैमरे में देख के बोल दीजिएगा द बिहार विजन को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट करने के लिए। बिहार विजन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और हम दिल से बोल रहे हैं सब्सक्राइब हिम बिकॉज ही इज़ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु स्पीक्स द ट्रूथ। तो मेरे तरफ से भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब हिम, ओके, फॉलो हिम, सब्सक्राइब हिम, लाइक हिम एंड कमेंट इन हिज कमेंट सेक्शन। जी हाँ, तो शहबाज आलम जी उन पढ़े लिखे लोगों में से आते हैं जो भारत को भारत बनाते हैं, जो इंडिया को इंडियन बनाते हैं, जो किसी धर्म, किसी जाति के नाम पर बांटकर हमारे देश को एक गलत दिशा में नहीं ले जा रहे। आने वाली पीढ़ी के लिए हमने बड़ा अच्छा वर्ड डिस्कस नहीं किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन बताना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए अपने नज़रिए को रखना ही हमें एक सही इंसान और साक्षर इंसान बनाता है। तो शहबाज आलम जी नाम के धनी हैं, काम के धनी हैं और साथ ही साथ संदेश देने के धनी हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका कोई मैसेज हो तो आप बता सकते हैं। पढ़ना है, बहुत पढ़ना है और सबसे ज़्यादा पढ़ना है। देखो कि मेरा दोस्त अगर 8 घंटा पढ़ रहा है, आप 10 घंटे पढ़ो और देश को आगे लेके जाना है। हमें अमेरिका को पीछे करना है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कंपेयर नहीं करना है। वो हारे हुए उनको नहीं हराना है, अमेरिका को हराना है। इस संदेश के साथ हम सबको यही बोलना चाहेंगे, अपने लोगों से, किसी भी जात के हो, धर्म के हो, उनसे नहीं लड़ना है। हमारा दुश्मन अगर कोई है तो पावरफुल होना चाहिए, अपने लोग नहीं होने चाहिए, बस। तो इसी के साथ देखते रहिएगा द बिहार विजन। ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए, मज़ेदार रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। याद रखिएगा, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। शिक्षा, समर्पण, साक्षरता और ऐसे बहुत सारी पावर आज हमारे सुपर हीरोज़ के पास थी, शहबाज आलम जी के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।